राइट। सो पॉलिटी एनसीईआरटी कितने लोगों ने फिनिश किया है? इंडियन पॉलिटी का एनसीईआरटी। ओके, 1 2 3 4। बाकी लोग ने नहीं, पढ़ाई नहीं हुई है। कुछ लोग तो बहुत पहले से पढ़ रहे हो। कुछ भी नहीं, बैक साइड पढ़ लिए आप लोग? ठीक है, नोट्स बने हैं उसके? ठीक है। नहीं, मेजॉरिटी में लोग नहीं पढ़े हैं। आपने नहीं पढ़ा बच्चे? अच्छा, रीड किए बट मेमोरी में नहीं है। इधर दिस साइड नहीं पढ़े हैं, बैक साइड पढ़ लिए हैं, नोट्स बने हैं उसके? ओके, आपका बच्चे नोट्स नहीं बने, अंडरस्टैंडिंग है, पूछने पर बता दोगे? ठीक है, ये काम छोड़ के सर बाकी सब हो सकता है। इधर फ्रंट में बच्चों आपका क्या? सिंगल रीडिंग हो गई। याद है कुछ? अच्छा ठीक है, कोई और? अच्छा ठीक है, पॉलिटी में कुछ लोग हैं जो पहले से थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं या एक बार अटेंड किया हो क्लास है? ठीक है, तो मुझे प्रॉब्लम सुनना है कि उसको समझने में क्या चैलेंज आता है। आज इंट्रो क्लास है तो मैं समझ लूं ताकि मैं उस डायमेंशन में पढ़ा सकूं। आर्टिकल्स को याद कैसे करना, हाँ वेरी गुड, ऐसे सवाल चाहिए मुझे। और पूछिए, जिनको नहीं आता वो भी बोल सकते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा। आई मीन यू आर ओपन टू से, ऑनलाइन वाले भी बोल सकते हैं। यदि किसी ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो भी, कि सर इस सब्जेक्ट को देख के हमें ऐसा ऐसा फील होता है, मतलब भूत टाइप का महसूस होता है, या हमें इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट कैसे जगाएं, देश के पॉलिटिक्स को समझा ही नहीं जा सकता, लाइक दैट। कोई भी व्यूज आपके हो सकते हैं। एनीवन? ठीक है, आंसर राइटिंग मतलब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंज क्रिएट करता है। ठीक है, वेरी गुड। और बोलिए, कुछ बताओ आप लोग। अच्छा, टेक्निकल टर्म्स में प्रॉब्लम है, गॉट इट। और थोड़े टेक्निकल टर्म्स तो पढ़ने पड़ेंगे, बिकॉज एवरी सब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन टर्मोलॉजीज, राइट। और वो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे पार्लियामेंट को पार्लियामेंट लिखोगे, लेजिस्लेचर को लेजिस्लेचर ही बोलोगे, एग्जीक्यूटिव को एग्जीक्यूटिव बोलोगे। आई मीन दीज आर सिंपल वर्ड्स, बट कुछ और भी टेक्निकलिटीज़ हो सकती हैं जो जुडिशरी में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। हाँ, हैबिट्स कैसे डेवलप होंगी, दैट इज़ अ गुड पॉइंट। वहाँ पर हम देख सकते हैं कि उन शब्दों को कैसे इजी बनाया जाए। और किसी के डाउट? पढ़ें पहले पॉलिटी थोड़ा सा, मुझसे पढ़ें या खुद से पढ़ ली? अच्छा, मुझसे नहीं पढ़े अभी तक, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन खत्म। आपका बच्चे सबसे लास्ट में बैठे, हाँ नहीं किया आपने? ओके, तो इधर आ जाओ, इधर आ सकते हो, बहुत दूर बैठ गए हो आप। हाँ जी, अच्छा लाइट्स आती हैं, ओके हाँ। नहीं, 6 to 12 करना इसलिए एडवाइजेबल है कि जो स्टोरी फॉर्मेट है, जो एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव है ना, जिस तरीके से वो आपको पढ़ाना चाहते हैं उसको उसी मोड में पढ़ो। ठीक है, 6 तो बहुत छोटे बच्चों की कहानी है, लेकिन आपको हार्डली वो 2 दिन में ख़त्म करनी। 2 दिन फुल डे पढ़ोगे तो 1 दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मान लो आप 2-3 घंटे लगा रहे हो तो आज 2 घंटे, कल 2 घंटे, ख़त्म कर दो 6 की एनसीईआरटी। यू विल फाइंड कि यूपीएससी एनसीईआरटी क्या चाहती है, एक बच्चे को क्या समझाना चाह रही, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कैसे समझाना चाह रही। एक्चुअली एनसीईआरटी का यूज़ कहाँ पे करना है? एक तो डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आ रहा है वहाँ मुझे यूज़ करना है कॉन्सेप्ट में। जैसे इस बार ज्योग्राफी के डायरेक्ट क्वेश्चन है, पता है ना आप लोगों को, हर साल होते हैं, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, बीच बीच से उठा लेते हैं लोग। एक तो वो एंगल डेवलप करना है कि क्वेश्चन के फॉर्मेट में क्या आया। नंबर 2 कि मुझे स्टोरी के फॉर्मेट में कोई चीज़ नज़र आ रही तो कैसे आ रही। जैसे एक बताता हूँ मैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि एक काम करने वाली जो मेड है वो बताती है कि कल हमारे साहब मिले थे तो हम लोग वोट डालने गए थे, तो वोट डालते वक्त सब लोग एक ही लाइन में लगे थे, ठीक है, वहाँ कोई डिफरेंस नहीं था। लेकिन हॉस्पिटल में जब गई
तो मेरे मालिक पहले चले गए डॉक्टर के पास, मैं लाइन में लगी रही, बट वोट डालते वक्त हम सब बराबर लाइन में थे. सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट विच एनसीईआरटी इज ट्राइंग टू गिव यू. इसको पकड़ना, इसी को अपने शब्दों में मोल्ड करो कि क्या हम भी ऐसी स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम केस स्टडी ले सकते हैं, या फिर हम कोई एग्जाम्पल कॉपी कर सकते हैं, या फिर हम लाइव एग्जाम्पल कॉपी कर सकते हैं. मान लो आपने किसी इलेक्शन में ही कोई देख लिया कोई चीज़, या फिर स्कूल में देख लिया, या किसी स्लम एरिया में देख लिया, या किसी आर्टिकल को आपने एप्लीकेशन फॉर्म में देख लिया. जैसे अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, तो मान लो उसको अब गवर्नमेंट कहती है कि अनटचेबिलिटी नहीं है, खत्म कर दिया हमने. ओके, सो व्हाट आर द मेथड्स दे आर ट्राइंग टू किल दैट एविल, टचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, इसको कैसे वो खत्म करना चाह रहे हैं. तो कोई एग्जाम्पल आपके पास है लाइव में कि आपने देखा कि हाँ अब ये चीज़ खत्म हो गई या कानून काम कर रहा है, तो उसे आप 2-3 लाइन में केस स्टडी या एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सको, दैट वुड बी गुड. वो आपको करना चाहिए. ठीक है, ये एनसीईआरटी से सीखना है. तो एनसीईआरटी आपको एक लर्निंग देती है कि किसी चीज़ को पकड़ना कैसे है. देखो सब्जेक्ट तो बड़ा है, नो डाउट, है ना, क्वेश्चंस भी काफ़ी डेप्थ में आते हैं, अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, लेकिन बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है. टेक्निकल बोलने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको लॉ करना पड़ेगा तब आप सब्जेक्ट लर्न करोगे, राइट. इस देश को चलाने के लिए हमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस चाहिए. उन्हीं रूल्स रेगुलेशंस को एक साथ मिलाकर हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. क्लियर है. अब वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो जितनी भी चीजें लिखी हैं वो एज इट इज आपको नंबर 1 से लेकर 395 तक याद रहे, ये जरूरी नहीं है. इट्स वेरी सिंपल. ठीक है, देश में कानून तो बना है, पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन मुझे हर चीज एज इट इज याद रहे ये जरूरी नहीं है. तो याद कैसे होगा ये हमें देखने की जरूरत है. क्वेश्चंस भी आ रहे हैं उससे, नो डाउट, है ना. तो मान लो आप अपने घर में रह रहे हैं, तो आपके घर में छोटे छोटे रूल्स आपने बना रखे होंगे आपस के अंडरस्टैंडिंग वाले, कि भाई घर में टॉर्च यहां रखी रहती है, बुक्स यहां है, स्लीपर बाहर रखना है, लाइक दैट. तो ये छोटे रूल्स हैं जिसको आपस में आप लोग मैनेज करते हो. लेकिन जैसे ही आप हॉस्टल में रहोगे या किसी पब्लिक प्लेस में जाओगे, सो वहाँ के रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं और वो लिखा भी रहता है. ठीक है, जैसे आप हॉस्टल में रहते हो तो क्लीन योर ओन रूम्स, है ना, स्विच ऑफ द फैन इफ इट इज नॉट इन यूज, ऐसे लिखा है. इट मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस आर रिक्वायर्ड. अब इसी चीज को बड़े पैमाने पर लेकर आओ, शहर को ऑपरेट करना है, मैनेज करना है, तो हमें कितने रूल्स चाहिए. पूरे देश को मैनेज करना है तो कितने रूल्स चाहिए. बड़ी चीजों को मैनेज करना है तो कितने रूल्स चाहिए. जैसे प्रधानमंत्री आते हैं तो हम क्या करते हैं, बैरिकेडिंग कर देते हैं कि इधर से कोई ना जा पाए, जिधर हम रास्ता खोल रहे हैं वहीं जाना पड़ेगा, आप दाएं बाएं नहीं जा सकते, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप यहां से घुस के सीधे उस एरिया में जाकर बैठे और दाएं बाएं आप नहीं जा सकते. स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस. तो जहां पर स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन चाहिए वहां के कानून अलग हैं, जहां लूज में है वहां पर कानून अलग है. जैसे हमारे देश में रास्ते में थूकने पर ऐसा कोई बहुत बड़ा उसके लिए कोई, है ना, पनिशमेंट नहीं है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज दे आर वेरी स्ट्रिक्ट. आप थूक कर देखो फिर समझ में आएगा, अपनी शर्ट निकाल के पता चला पोछा लगा रहे हो आप, और पनिशमेंट भी है, और आपके वो पासपोर्ट में मार्क भी कर देते हो. अगली बार विदेश जाओगे तो देखेंगे अरे ये मार्किंग है. यस, देयर आर सर्टेन कंट्रीज. इसका मतलब वो लोग रूल्स रेगुलेशंस के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हैं. इट डिपेंड्स कि कोई भी देश अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को कितने ज्यादा फॉलो करता है. अब यही चीज राष्ट्रपति के बारे में सोचो कि राष्ट्रपति का इलेक्शन होना है, तो जो लिखा है वो एज इट इज फॉलो होगा या कम ज्यादा हो सकता, क्या होना चाहिए. एज इट इज फॉलो होगा. क्यों? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टॉप मोस्ट पोस्ट ऑफ द इंडिया. उससे ऊपर कोई पद नहीं हमारे देश में, तो उसमें क्या होगा, 1 इंच भी डेविएट नहीं होगा, जो लिखा है एज इट इज होगा. यस, बट देयर आर सम हिडन एस्पेक्ट्स विच आर नॉट क्लियरली मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. दैट मीन्स उसको सॉफ्टली हैंडल कर लिया गया, नहीं पता क्या करना है. एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे जो इंडियन प्रेसिडेंट बनेंगे वो भारतीय मूल के होंगे या कोई भी हो सकते हैं. सो कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं करता, इसका मतलब कोई भी हो सकता है. ठीक है,
तो साफ जाहिर है कि यहां पर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है, उसको हम बोलते हैं साइलेंट, उसके बारे में बोला नहीं गया। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग में है कि कोई भी बन सकता है, जस्ट लाइक सोनिया गांधी, शी इज नॉट बॉर्न इन इंडिया बट सिटीजनशिप है उनके पास, भारतीय नागरिक हैं वो, तो वो बन सकती हैं, यस बन सकती हैं। बट अमेरिका से कंपेयर करोगे तो अमेरिका में वहां पर पैदा होना चाहिए, 20 साल आप रहे हो अपनी पूरी लाइफ का यूएस में, तब आप अमेरिकन प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ओके, तो आप देखोगे हर देश के अपने अपने सिस्टम हैं। तो जहां पर हम स्ट्रिक्ट हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, कुछ जगह पर आज भी चीजें डिफाइंड नहीं है, उनके ऊपर कोई बातचीत नहीं होती। जैसे एक टर्म है मार्शल लॉ, क्लियर है, आर्टिकल 34 में पढ़ेंगे हम लोग, मार्शल लॉ लिखा। मार्शल लॉ के बारे में उसमें कुछ बताया नहीं कि है क्या, बस ये बोला कि मार्शल लॉ लगेगा हमारे देश में, देन आपके फंडामेंटल राइट्स को कट कर दिया जाएगा। क्लियर है, इतना बोला है। तो कॉन्स्टिट्यूशन वहां भी साइलेंट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले भी ह्यूमन बींग्स, कोई भी कानून बनता है उसे भी ह्यूमन बींग ही तैयार करते हैं। फर्क इतना है कि उसको कितनी बार पढ़ा, कितनी बार चेक किया, कितनी बार रीराइट किया, ओके, और कितने लोगों ने उसको देखा और कब से चला आ रहा है। ऐसे बहुत सारी टर्म्स कंडीशंस अप्लाई होती हैं, तब जाके कोई एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है। क्लियर है। तो आप देखोगे कि जब हम सोसाइटी के सिस्टम को समझते हैं, सोसाइटी का मतलब यह हुआ कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जब आप देखोगे कि क्या ये रूल्स रेगुलेशन एक दिन में तैयार हुए हैं, तो नहीं, धीरे धीरे करके ये चीजें हमें मिली। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं कि जब हम लोग जंगलों में रहा करते थे, ठीक है, तो कबीला सिस्टम कैसे आया, एक दिन में तो आया नहीं होगा। इंडिविजुअल पैदा हुआ जंगल में, फिर ग्रुप बना। अब जैसे मान लो ये दो ग्रुप हैं जंगल में, ये दोनों आपस में टकरा गए, इनके बीच फाइट हुई होगी। फाइट होने के बाद फाइनली दे डिसाइडेड कि हम में से कोई एक लीड करेगा, तो इनके बीच कोई एक सरदार बन गया, लीडर बन गया। तो इंसानों में लीडर की क्वालिटीज आ गई धीरे से कि हमें लीड करना है, तो ये लीडर बन गया। ओके, अब लीडर बनने के बाद ये क्या करने लगा, इन सबको मैनेज करने लगा, सबकी ड्यूटी अलॉट करने लगा ये, और सबको छोटे छोटे काम देने लगा। तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉब यहां से शुरू हुआ। फिर आप देखोगे कि ये पहले एक छोटा ग्रुप था, अब ये काफी बड़ा ग्रुप बन गया, काफी सारे मेंबर्स हो गए, और जगह स्विच करते करते फाइनली दे डिसाइडेड कि हम एक ही जगह रहते हैं, और इस तरह से उन्होंने उस जगह को अपना गांव बना लिया। तो अब यही सरदार गांव का मुखिया हो गया, ठीक है। और ऐसा करते करते अलग अलग फॉर्मेट में जाते जाते फाइनली एक बड़ी डायनेस्टी के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया, साम्राज्य बन गया। हिंदी में साम्राज्य, डायनेस्टी, राइट। अब डायनेस्टी का ये किंग हो गया। अब ये किंग होने के बाद इसके पास बहुत सारी चीजें आ गई, जैसे ही गॉट एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो, इसके मंत्री, महामंत्री, है ना, प्रजापति, ऐसे बहुत कुछ लोग हो गए इसके पास, सेनापति, हर चीज के लिए इंचार्ज हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर अंदर एक सिस्टम डेवलप हो गया। कैन वी से दैट सिस्टम, क्लियर है। एक प्रणाली विकसित हो गई जिसमें लोग काम कर रहे हैं, कोई रूल्स रेगुलेशन हो गया, जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, या राजा को युद्ध में किसी ने मार दिया तो वो फिर यहां का राजा बन जाएगा, और वहां की प्रजा को इसकी बातें माननी पड़ेंगी। ये अपने आप में बना हुआ सिस्टम था जो उस वक्त लोग तलवार की नोक पर मानते थे। अदरवाइज आप उसकी अथॉरिटी को क्यों एक्सेप्ट करोगे, है ना। अभी आप कोई भी अथॉरिटी इसलिए एक्सेप्ट करते हो ना कि अरे वो कलेक्टर साहब जा रहे हैं, एसपी साहब आ गए, क्यों मानते हो आप उस अथॉरिटी को? नॉट बिकॉज ऑफ हिज गन पावर, बिकॉज ऑफ लॉ, क्योंकि कानून में लिखा है। जैसे आपके पास लेटर आ जाए कि आपके घर को तोड़ा जाना है क्योंकि आपने अवैध कब्जा कर लिया, तो क्या होगा, आप डर जाओगे, है ना, अरे हमने कब्जा किया था, ये टूट जाएगा आज। क्यों? क्योंकि लीगल पावर काम कर रहा है। उस जमाने में पर्सनल पावर काम करता था, कोर्सिव पावर काम करता था, वेपन्स का पावर काम करता था, बट लीडरशिप थी यहां पर। गॉट इट। तो आप देखोगे फिर भी एक सिस्टम डेवलप था उस जमाने में भी। अब आगे बढ़ के देखें
तो यही सिस्टम धीरे से एक कंट्री के फॉर्म में डेवलप होता है कई हजार साल में, कि जब हमने फाइनली इसे एक कंट्री या पॉलिटिकल टर्म में हम स्टेट कहते हैं, हिंदी में राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य वाला नहीं, देश वाला राज्य, स्टेट। आप देखोगे एक कंट्री का जैसी फॉर्मेट तैयार होता है तो इस कंट्री में अपनी हायरार्की होती है कि इस कंट्री का कोई कंट्री हेड होगा, उसके नीचे ऑल इलेक्टेड या फिर जैसे भी लोग होंगे, डिपेंड करता है उस देश में सिस्टम कैसे काम करता। मान लो भारत जैसा देश है तो हमारे देश में इलेक्टेड सिस्टम है तो पूरी हायरार्की काम करती है, और सिर्फ पॉलिटिकल लोगों से काम नहीं चलता, उसके नीचे और भी लोग होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो कि अपॉइंटेड होता है, दीज पीपल आर अपॉइंटेड। लेकिन आप देखोगे पूरी दुनिया में पॉलिटिकल पर्सन का हमेशा क्या होगा, इलेक्शन होता है, तो ये सभी लोग इलेक्शन से आते हैं, पूरी दुनिया में ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन ये इलेक्शन वाला सिस्टम किसने पहली बार शुरू किया, तो कुछ तो बैकग्राउंड है, रिकॉर्ड में भी है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप देखोगे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कंट्री और स्टेट, तो एक देश की अपनी बाउंड्री होती है, तो आप बोलेंगे सर ये पहली बार किसने डिसाइड किया होगा कि ये स्टेट है, इसको सब लोग स्टेट बोलेंगे। ये सब लोगों ने अपने अपने से डिसाइड किया, जिसके पास जितना पावर था उसने कन्विंस कर लिया। जैसे भारत आप देखोगे तो भारत की अपनी नेचुरल बाउंड्री दिखाई देगी, आप क्लियर है, एक नेचुरल बाउंड्री है कि ठीक है हमारे पास भारत का एक मैप है और नेचुरल बाउंड्री है, इसे लोग एक्सेप्ट करते हैं और शुरू से माना कि जितने भी हैं वो इसके अंडर में। तो यहां पर भी बड़े बड़े स्टेट्स थे ना, ये अपनी अपनी बाउंड्री बताते थे कि यहां तक हमारी बाउंड्री, तो कोई मार्किंग सिस्टम था उस जमाने में, या तो पिलर्स लगाते थे या पेड़ पौधों से पहचानते थे। जनरली रिवर को बॉर्डर मान लिया जाता था, बेस्ट रिवर को बॉर्डर मानते थे, यहां से यहां तक हमारा स्टेट। तो ऐसा बहुत कोई साइंस डेवलप नहीं था, लेकिन फिर भी उस जमाने में लोगों को यह तो पता था कि हमारा एरिया है, ये इसका एरिया है। ऐसे पूरी दुनिया में लोगों ने अपनी अपनी बाउंड्री डिसाइड कर ली, क्लियर है। पहले लोग नॉर्मली डिसाइड किए होंगे, बाद में ये डॉक्यूमेंटेड हो गया, और डॉक्यूमेंट होने के बाद सबके अपने अपने देश बन गए। अब देश बना तो ये कैसे डिसाइड हुआ कि इसमें गवर्नमेंट का कौन सा सिस्टम काम करेगा, क्लियर है। अब जब कंट्री तो बन गए, अब ये डिसाइड होना था कि गवर्नमेंट का फॉर्मेट क्या होगा, क्लियर है, किस फॉर्मेट में हम काम करेंगे। तो गवर्नमेंट के अलग अलग नाम होते हैं, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के अलग अलग नाम होते हैं। ये नाम किसने डिसाइड किया, तो आप देखोगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कि खासकर हिस्टोरिकली अलग अलग नाम आए, अलग अलग सिस्टम को लोगों ने पैदा किया, गॉट इट। जैसे गवर्नमेंट के फॉर्मेट के बारे में जब हम बात करते हैं तो यूरोप में कुछ अपना फॉर्मेट था, रशिया में कुछ अपना फॉर्मेट था, लेकिन पूरी दुनिया में लगभग किंग और प्रजा या सब्जेक्ट का सिस्टम रहा है, पूरी दुनिया में रहा, राइट। वो ऑपरेट कैसे करेंगे, सबका अपना अपना मॉडल था। जैसे जब हमें आजादी नहीं मिली थी तब भी हमारे देश में बहुत सारे राजा थे, क्लियर, हर राजा का एक अपना एरिया था, उसके काम करने वाले लोग थे। कुछ राजा ऐसे थे जो पब्लिक में बहुत ज्यादा कंफर्ट थे और बहुत टेक्निकली साउंड थे। फॉर एन एग्जाम्पल, टीपू सुल्तान का नाम सुना, किस स्टेट से हैं, अभी फिलहाल कर्नाटक, उस जमाने में मैसूर। तो आप देखोगे कि उनके कनेक्शन फ्रांस से थे, फ्रांस से उनके यहां पर ट्रेनर आते थे। तो उस जमाने में इतने एडवांस कैसे थे वो, ये तो मतलब आज सोचोगे तो आज तो बहुत आसान है ना, किसी को बुलाना व्हाट्सएप की और आ जाओ, टिकट भेज दिया आगे। लेकिन उस जमाने में फ्रांस के साथ कनेक्शन डेवलप करना, इसका मतलब वो आना जाना करते रहे होंगे। कैसे आते थे वो, मे बी शिप से जाते रहे होंगे, मे बी पैदल जाते रहे होंगे, ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप देखोगे कि हर देश के पास अपना एक सिस्टम था उस देश को मैनेज करने का। तो लोगों ने इसमें से धीरे धीरे कोई ना कोई एक फॉर्मेट लेना शुरू किया, ठीक है, अलग अलग फॉर्मेट पर काम हुआ।
और उन्हीं फॉर्मेट में से ये डिसाइड किया कि या तो हम फेडरेशन बोलेंगे या फिर हम यूनियन बोलेंगे। क्लियर है? और कुछ जगह ये दोनों टर्म नहीं होगा, बल्कि वहां पर आज भी किंग या फिर मोनार्कियल सिस्टम काम कर रहा होगा। ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं कहा कि हमारा जैसा चल रहा वैसा ठीक है, हमारे राजा होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अरब देशों में, मान लो सऊदी अरब की बात करो, तो सऊदी अरब क्या है, ट्रेडिशनल फैमिली से वो चल रहा है। ठीक है, आज भी वहां पर कोई राजा होते हैं, वो राजा बनते हैं, और राजा का बेटा फिर राजा बनता है, तो वो राजा ही है उनका सिस्टम। क्लियर है? और वो इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि उनका अपना सिस्टम ही काम कर रहा है। कल को हम देखें कि मान लो एक और स्टेट, उनके बगल का एक और स्टेट, अब ये तीनों राजा मिल जाएं और ये बोले कि भाई साहब एक काम करते हैं, हम तीनों यूनाइट होते हैं। तो यूनाइट होकर क्या करेंगे? एक काम करते हैं, हम यूनाइट होके यूनियन बन जाते हैं, या फिर इन्होंने डिसाइड किया कि हम फेडरेशन हो जाते हैं। तो दुनिया में जनरली लोगों ने मिलकर जब डिसाइड किया, अकेले हैं तो उनका सिस्टम काम कर रहा है डायनेस्टी वाला। ठीक है, तो जनरली लोगों ने या तो यूनियन फॉर्मेट चुना या फेडरेशन का फॉर्मेट चुना। इज इट करेक्ट? क्लियर है? तो जब अलग अलग स्टेट्स मिले तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम यूनाइट होकर किसी एक स्ट्रक्चर में आएंगे, या तो फेडरेशन कहलाएगा या यूनियन कहलाएगा। और जो अकेले रह गए उन्होंने अपने आप को कोई नाम नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो तो सिंगल है, और सिंगल है तो यूनियन होने की जरूरत नहीं है। यूनियन कब होगे? जब एक से ज्यादा होगे। फेडरेशन कब होगे? जब एक से ज्यादा होगे। क्लियर है? तो ठीक ऐसा ही एग्जांपल आप भारत के बारे में लो। भारत में आजादी के पहले हम मोर देन 550 डायनेस्टीज थे, राजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, राइट। अब 550 को यदि आप सोचो, विजुलाइज करो, तो हमारा देश कितने टुकड़ों में बटा हुआ दिखता है। इट्स अ ह्यूज वन। हम यूरोप से भी ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों, मतलब 1 किलोमीटर का एक राजा, शंकरनगर एक राजा का है, राजा तालाब एक राज्य का है, ऐसे था। क्लियर? किलोमीटर्स में बटे हुए थे। 5 किलोमीटर का मेरा एरिया, 10 किलोमीटर का आपका एरिया, लाइक दैट। तो ऐसे ज्योग्राफिकल देखोगे तो भारत बहुत लंबा चौड़ा है। तो 550 इजीली इसमें समा गए, लेकिन इतने को हम मैनेज नहीं कर पाते। इसलिए आजादी के बाद हमने क्या किया? हमने कहा हम बनाने जा रहे हैं यूनियन। अलग अलग स्टेट्स मिलेंगे हम, और हम कहलाएंगे यूनियन। अमेरिका बोला हम फेडरेशन कहलाएंगे, रशिया बोला हम फेडरेशन कहलाएंगे, उस वक्त यूएसएसआर था। ऐसे कई सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, और कुछ लोग यूनियन फॉर्मेट में आए। तो ये क्यों करना है? ये कहीं से बाहर का प्रेशर नहीं, या आपने खुद डिसाइड किया कि हमें ऐसा सिस्टम चाहिए, हमने डिसाइड किया हमें ऐसा चाहिए, और हमें किसी को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ग्लोबली किसी के ऊपर कोई पावर नहीं है कि जैसे आप यूएन को रिपोर्ट करोगे, भाई साहब ये वाला फॉर्मेट हम चला लें, बोलेगा हाँ चला लो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स अप टू यू। उस ज्योग्राफी में आने वाले सारे मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग क्या चाहते हैं। तो हमने यही चाहा कि हमने यूनियन नाम दे दिया। तो आप बोलेंगे सर फेडरेशन क्यों नहीं बोला? क्योंकि यहां एग्रीमेंट बेस्ड होता है, और उस एग्रीमेंट को जब तक आप चलाते हैं वो रहता है, एग्रीमेंट हटते ही सब टूट जाता है। तो भारत ने यूनियन टाइप चुना, और हमने अपने स्ट्रक्चर को, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया? यूनियन टाइप नाम दिया। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अमेरिका जैसे देशों ने फेडरेशन कहा। आपको पता है अमेरिका में कितने स्टेट्स हैं? बोलिए कितने हैं? अरे किसी को नहीं पता? 50 है ना? हाँ, 50 स्टेट्स हैं, और लगभग लगभग देखोगे अमेरिका ऐसे स्क्वायर में कटा हुआ है, स्क्वायर में बटा हुआ है। मतलब वहां पर हमारे जैसा मैप नहीं है, उनका स्क्वायर में बटा हुआ है। ठीक है, एकदम नहीं है, लेकिन यू विल फाइंड स्क्वायर सिस्टम। तो वहां पर 50 स्टेट्स हैं। तो आप बोलेंगे सर इसके पहले ये लोग क्या थे? इसके पहले वही पुरानी स्टोरी कि कोई ना कोई कबीला सिस्टम रहा होगा, वहां से डेवलप होते होते
मान लो टुकड़ों में बट गए, फिर किंग हो गए, सबके अपने अपने एरियाज हो गए, और वो एरिया इतना स्ट्रांग रहा, काफी दिनों तक चला, कि आज भी वो लोग अपने स्टेट्स के बाउंड्री से कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि साहब हमारी बाउंड्री हमारी रहेगी, इसको कोई छेड़ नहीं सकता। क्लियर है? और उन सब ने मिलकर डिसाइड किया कि हम क्या कहलाएंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहलाएंगे। ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहलाएंगे। तो ये सब क्या हुए, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइट हुए वो सारे स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऐसा उन्होंने नाम दिया इसको, राइट। तो इन्होंने कहा कि जो भी है विल साइन ऑन एन एग्रीमेंट, और इस एग्रीमेंट के बेसिस पर हम अपना देश चलाएंगे, लेकिन हमारे एरिया फिक्स होंगे। इस स्टेट के लोग यहां के ओरिजिनल हैं, यहां के ओरिजिनल हैं, यहां के, मतलब हर स्टेट का जो आदमी है वो वहां का ओरिजिनल है। हमारे देश में भी ऐसा है, जैसे जो केरल का है वो केरल का ही ओरिजिनल है। ओरिजिनल बोलने का मतलब वहीं पैदा हुआ, उसकी ज्योग्राफी वहीं की है। जो मद्रास वाला है, जो चेन्नई वाला है, वो चेन्नई में ही पैदा हुआ। जम्मू वाला जम्मू में। तो आप देखोगे हमारे भी अपने ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ ओरिजिनल चीजें हैं जिसको आप पहचान सकते हो कि हाँ ये गुजरात में ही पैदा हुआ होगा, ये नॉर्थ ईस्ट में पैदा हुआ है ना। हमारे कुछ फीचर्स हैं, फिक्स हैं, जिसकी वजह से हम अपना स्टेट का कनेक्शन तलाश कर सकते हैं। गॉट इट? जैसे बंगाल बाय डिफॉल्ट आप मानते हो कि उधर से आया होगा, वेस्ट बंगाल से आया होगा, ऐसे मान लेते हो आप, है ना। कोई महाराष्ट्र का है तो आप सीधे मुंबई की तरफ देखते हो कि महाराष्ट्र मराठी बोल रहा है तो मतलब उधर का होगा, भले वो पैदा छत्तीसगढ़ में हुआ, लेकिन आप उसको बाय डिफॉल्ट उधर का मानते हो। तो इसी तरह से हमने एक कनेक्शन निकाला। तो सेम इन लोगों ने भी माना, बट इनके यहां पर एग्रीमेंट फिक्स था। हमारे देश में हमने एग्रीमेंट मना कर दिया, क्योंकि जिन हालात में हम निकल कर आए उसमें डोमिनेट स्टेट नहीं कर रहे थे, बल्कि डोमिनेट कौन कर रहा था हमारे यहां पर, ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने के लिए जो सेंट्रल लीडरशिप थी हमारे देश में, वो डोमिनेट कर रही थी। क्लियर है? फिलहाल नाम ले लें हम कांग्रेस का, उस वक्त कांग्रेस थी, है ना। कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस के ही ज्यादातर लोग थे जो सामने थे और जो डोमिनेट कर रहे थे। डोमिनेट शब्द का अर्थ क्या हुआ कि वो लोग फ्रंट में रह के लीड कर रहे थे हर चीज को। और इस वजह से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि हमारा देश बनेगा और बिना एग्रीमेंट के बनेगा, और हम सब यूनियन कहलाएंगे, और किसी भी स्टेट को राइट्स उतने मिलेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाएगा। क्लियर है? अब आप बोलेंगे क्या सर पहली बार हमारे रूल्स रेगुलेशन आए? नो, हमारे देश में बहुत पहले से, जैसे आप देखोगे एंशिएंट इंडिया की बात करें तो वहां के भी अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस थे, हर स्टेट के अपने रूल्स रेगुलेशंस थे जो स्टेट वाइज चला करते थे। फिर मिडिवल इंडिया में आओगे तो यहां पर भी आप देखोगे अलग अलग डायनेस्टीज थे, उनके भी अपने रूल्स रेगुलेशंस थे। जैसे आप पढ़ते हैं मगध के बारे में, महाजनपद पढ़ते हैं, ठीक है, 16 महाजनपद आप पढ़ते हैं। तो वो महाजनपद क्या थे? वो भी अलग अलग स्टेट से, जैसे उज्जैन उनमें से एक है। अभी उज्जैन कहां है? एमपी में है, ठीक है। तो उज्जैन आप देखोगे कि उज्जैन भी महाजनपद का एक जनपद था। तो सोच कर देखो, एमपी यूपी का पूरा बेल्ट मिला लोगे तो वो 16 जनपदों में गिना जाता था। अब वही जनपद शब्द को वो लोग जिला कहते हैं, उत्तर प्रदेश वाले उसको जिला कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। गॉट इट? तो हमारे देश में भी, मिडिवल इंडिया में भी वैसे स्टेट्स बटे। मॉडर्न इंडिया में पहुंचते हैं तो मॉडर्न, हालांकि आप देखोगे ब्रिटिशर्स की एंट्री कब हो जाती है? 1600 प्लस में ब्रिटिशर्स आ जाते हैं। इसके पहले पोर्चुगीज आए और बहुत सारे लोग आकर, तो अब देखोगे इन सबको आप हिस्ट्री में पढ़ोगे। अब ये आए तो यहां आकर ये डोमिनेंट हो गए, खासकर मॉडर्न इंडिया में। मॉडर्न इंडिया का टाइम पीरियड 1857 से 1947 ऑफिशियली आप पढ़ते हो। क्लियर है? इसके पहले का जो भी टाइम है मॉडर्न और एंशिएंट में बटा है। ये आपका स्टोन एज है ना, ये सब पढ़ते हो, आयरन एज और थोड़ा बहुत आगे तक। तो आप देखेंगे जब यहां पर आते हैं तो यहां पर अब हमारे पास न सिर्फ डायनेस्टीज थे बल्कि फॉरेन पावर्स भी हमारे पास थे। तो इंडियन डायनेस्टीज तो थी हमारे पास,
तो इंडियन डायनेस्टी प्लस फॉरेन पावर्स दोनों हो गए। फॉरेन में भी मल्टीपल थे, 2-3 थे, जैसे पोर्चुगीज हैं, फ्रेंच हैं, ब्रिटिशर्स हैं। ज्यादा पावरफुल ब्रिटिशर्स हो गए। अच्छा, फॉरेन पावर्स के अलावा कुछ पहले के थे, जैसे मुस्लिम रूलर्स, ये भी फॉरेन थे लेकिन आके यहां सेटल हो गए थे और इस देश के कहलाने लगे वो, राइट। फिर कुछ क्रिश्चियंस भी आए रहे होंगे, वो भी यहां के आके सेटल हो गए। अब जैसे पुरानी हिस्ट्री में जाओगे तो आर्यंस को भी हम क्या मानते हैं, बाहर से आए थे। कॉन्सेप्ट तो यही कहता है आर्यंस बाहर से आए थे। तो आर्यंस भी हमारे यहां पर बाहर से आए और यहां के बस गए। तो इंडियन डायनेस्टी, फॉरेन पावर्स, फिर यहां मुगल रूलर्स आए, क्रिश्चियंस आए, ये सबकी प्रेजेंस एक साथ हमारे देश में हो जाती। क्लियर है। और सब अपने अपने स्टाइल में रूल कर रहे हैं। किसी का पॉजिटिव था, किसी का नेगेटिव था। बट फाइनली मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जो आए वो ब्रिटिशर्स आए। ब्रिटिशर्स के साथ खास बात यह थी कि एक तो उनकी ड्रेसिंग, उनका कल्चर, उनका खान पान, ये सब कुछ हमसे अलग लेवल का था। अच्छा था, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेवल अलग था उनका। अच्छा बुरा तो वो एक वैल्यू कंपैरिजन होता है। भाई हम जमीन में बैठ के खाते हैं तो हम मानते हैं कि हम बढ़िया खा रहे हैं, हेल्दी सिस्टम है ना, वैदिक पद्धति हम कहते हैं। वो टेबल पर बैठकर खाते थे, उसको हमने ज्यादा सभ्य माना। क्लियर है। तो आप देखोगे फर्क इतना ही था कि उनको देखकर हमने अपने वाले को छोटा मान लिया, कहा हमारा सिस्टम बेकार है। और उन्होंने डोमिनेट भी ऐसे ही किया। हम लोगों को उन्होंने कुत्ते बिल्ली से कंपेयर किया, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, ठीक है, इस तरह से वो लिखते थे। तो उन्होंने इतना डोमिनेट किया हमें कि हम खुद में बहुत ज्यादा कॉम्प्लासेंसी तो नहीं कहने, लेकिन कॉम्प्लेक्स के शिकार हो गए कि पता नहीं हम लोग क्या हैं, हम बहुत पुराने लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, और उनको देखकर हम इंप्रेस होने लगे, राइट। और इस तरह से उन्होंने ज्यादा पावरफुल, इन सभी रूलर्स में आप देखोगे वो ज्यादा पावरफुल हो गए। एक टाइम ऐसा था कि जब मुगलों का एरिया आप देखोगे औरंगजेब का, तो औरंगजेब का लगभग आप मैप में देखोगे तो 70% एरिया औरंगजेब के पास था, ऐसा कहा जाता है। एंड ही वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर्स, उनमें से एक पावरफुल ये लास्ट, ठीक है। अब इनके बाद ब्रिटिशर्स ने टेक ओवर किया और ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया कि अब हमें चलाना कैसे। और ब्रिटिशर्स आए कैसे थे, बिजनेस ऑपरेट करने आए थे। धीरे धीरे उन्होंने हमें पॉलिटिकली ऑपरेट किया। क्लियर है। मतलब वो किंग मेकर बन गए, खुद तो कभी राजा नहीं बने, लेकिन उनके बिना राजा काम नहीं करते थे, रिपोर्ट करना पड़ता था क्योंकि उन्होंने कैप्चर कर रखा था। उस जमाने में आप किसी को मना नहीं कर सकते थे कि भाई साहब आप यहां क्यों, आप भी चले जाओ, आप अफगानिस्तान पे कब्जा कर लो यदि आपके पास ताकत है, आप अमेरिका चले जाओ, अमेरिका में ताकत है आपके पास। तो सिस्टम यह था कि कोई कहीं पर भी आना जाना कर सकता था। क्लियर है। जैसे आप अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ा होगा। अलेक्जेंडर कहां से आए थे, सॉरी, मैसिडोनिया से आए थे, ठीक है। मैसिडोनिया छोटा सा देश है अभी, लेकिन सोच कर देखो, अभी जब देखो तो बहुत छोटा सा देश, राइट। वहां से वो बंदा निकलकर पूरी दुनिया पर राज करता है और कोई उसको रोक नहीं सकता। जो रोकना है रोक लो ताकत के दम पे। तो पहले वॉर के दम पे रोकना होता था, इसलिए आप कहीं पर भी जा सकते थे। आप चाइना जाके फाइट कर लो, क्योंकि पूरे चाइना से फाइट नहीं करना होता था, जिस जगह से आप गुजर रहे हो उस जगह के राजा से फाइट करना होता था। आप हरा दो उसको और बोल दो कि ये राज्य मेरा है, तो इट वॉज पॉसिबल। आपके पास सेना है जो समुद्र तैर के जा सकती है, तो आप जापान को जीत लो, आप रशिया को जीत लो। ऐसा ओपन सिस्टम था, कोई सिस्टम नहीं था कि ये मेरा है, इसको कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि सभी वॉर मोड में थे। जो जीता वही सिकंदर, इसीलिए बोला जाता था, ठीक है ना, कि आप जीत गए तो आपका हो गया। इतना ओपन था सिस्टम, तो पावर का गेम था। और जिसके पास सेना, पैसा, ये सब कुछ है, वो लोग बहुत बड़ा पावर। तो अब ब्रिटिशर्स के साथ अच्छी चीज थी कि ये टेक्निकली साउंड थे और ये लोग शिप मेकिंग में बहुत एडवांस थे, इनफैक्ट हमसे भी एडवांस थे। और यही वजह है कि इन्होंने अपने देश से बाहर निकलकर एक्सप्लोर किया। और इनका एरिया छोटा भी है, ज्यादा बड़ा नहीं।
जिसकी वजह से आप देखोगे ये बाहर निकलते हैं और एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। क्लियर है? एडवेंचर्स थे ये लोग, इस वजह से ये लोग ढूंढते ढूंढते, नहीं तो सोचो समुद्र में आप गहरे समुद्र में फंसोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कहां। लेकिन इनकी अंडरस्टैंडिंग थी कि पृथ्वी गोल है और घूम फिर के हम कहीं ना कहीं एक जगह वापस आ जाएंगे यदि हमारा सब कुछ ठीक है तो। क्लियर है? तो साहसी बहुत थे ये लोग और इस वजह से ये लोग भारत पहुंचे। क्लियर है? और भारत पहुंचे तो इनको समझ में आया शुरुआती दौर में कि यहां पर मसाले बहुत हैं। पहले साउथ इंडिया में एंट्री किया उन्होंने, फिर इन्होंने देखा बिजनेस बढ़िया हो सकता है, वापस गए, वहां के लोगों को इन्फॉर्म किया। फाइनली वहां के राजा ने परमिशन दे दी, कहा ठीक है एक काम करो आप कंपनी बनाओ। लेकिन आप एक चीज सोचो कि जिस जमाने में हमें लॉ का एल भी नहीं समझ में आता था, उस जमाने में इन्होंने कंपनी फॉर्म कर लिया लीगल डॉक्यूमेंट्स में ना, उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। उन्होंने बोला कंपनी बनाओ। जिस कंपनी को आज हम लोग बनाते हैं उसकी समझ उनको बहुत पहले थी कि ऐसे कंपनी बनाई जा सकती। कंपनी बनाया, बोला कंपनी के ये रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, आपको फॉलो करना है। आप जाइए, आप किसकी परमिशन से जा रहे हैं? ब्रिटिश डायनेस्टी, मतलब उस वक्त तो वहां पर किंग ही थे, तो किंग की परमिशन से आप जा रहे हो और रेवेन्यू आप हमें दोगे, कंट्रोल हमारा होगा। और भारत आ गए वो लोग, और भारत आए तो धीरे धीरे यहां बिजनेस करने लगे। फिर इनको समझ में आया कि यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को भी हम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग खुद में मैनेज नहीं करते हैं, और वो पूरी तरह से डोमिनेट करने लगे। कुछ सालों के बाद ही आप देखोगे वो पूरी तरह से हम पर चढ़ बैठते हैं। पॉलिटिकली उन्होंने लगभग साउथ का एरिया कैप्चर कर लिया, इधर से यहां तक कोलकाता तक, और फिर धीरे से इधर से उड़ीसा, बिहार, है ना, यूपी, ऐसा घूमते घूमते फिर दिल्ली तक पहुंचते हैं। आ रहा समझ में? और ग्रेजुअली फिर पूरे देश पर इनका कब्जा हो जाता। एक टाइम ऐसा आता है जब पूरे देश पर कब्जा कर लेते हैं लोग। क्लियर है? तो हमारे देश में आप देखोगे कि हमने कुछ एरिया, कुछ रूल्स यहां से लिए, कुछ यहां से लिए, कुछ यहां से लिए, इन सबको मिला दिया जाए और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ऐसे मिला लिया जाए, तो इन सबके मिक्सचर से हमने हमारे देश के रूल्स एंड रेगुलेशंस को आफ्टर इंडिपेंडेंस बनाना सीखा। क्लियर है? इन सब का मिक्सचर था। क्लियर है? और इन सब के मिक्सचर से हम लोगों ने क्या किया? हमारे अपने देश के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। कुछ समझ में आ रहा है रिदम? ठीक है, मैं धीरे धीरे आपको पॉलिटी में ही ला रहा हूं, लेकिन आप बैकग्राउंड समझ लेंगे तो समझना आसान होगा आपको। अब आप देखेंगे कि जब हम बात करते हैं कि सबका मिक्सचर का मतलब क्या हुआ, कि सबने जो जो उस जमाने में रूल्स रेगुलेशन चलाए थे। अब होता यह है कि मॉडर्न इंडिया का जो टाइम पीरियड है 1857 से 1947 तक, हम इस टाइम पीरियड में इनसे फाइट करते रहे, इनको देश से भगाने में लगे रहे। तो ये जिम्मेदारी किसने ली? सेंट्रली किसने पावर को लीड किया? तो कोई एक पर्सन नहीं था, बल्कि अलग अलग जगह लोग अलग अलग मोड पर लगे रहे। और लोगों को देखो, आधे लोगों को तो यह भी नहीं पता था कि भारत कहां से शुरू होता है और कहां पर खत्म होता है, लेकिन सब अपने अपने स्टाइल में अलग अलग आधार पर फाइट करते रहे। लेकिन होता यह है कि कुछ समय ऐसे आया जहां पर लोग कॉमन लीडरशिप को पहचानने लगे कि यार ये व्यक्ति लीड कर रहा है, ये बढ़िया काम कर रहा है। ठीक है ना? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म कब आता है? 1885 में आपने क्या किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन आता है वो 1885 में आ रहा है। उसके पहले कैसे फाइट कर रहे थे पता नहीं, सबका अपना अपना चल रहा था। क्लियर है? कोई यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यूनाइटेड लोग भी नहीं है। जब आप 1857 का रिवोल्ट देखोगे तो बहुत सारे राजाओं को पता भी नहीं था कि ऐसा कोई रिवोल्ट हो रहा है हमारे देश में। उस वक्त तो देश था नहीं पहली बार। क्लियर? सब अलग अलग डायनेस्टीज थे, और वो लोग क्यों फाइट कर रहे थे कि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी वो उनको पसंद नहीं आ रही थी। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम सब मिलते हैं। बट मजे की बात, ऐसा हार्डली 10 या 12 डायनेस्टीज को ही पता था कि हमें फाइट करना है ब्रिटिशर्स से। बाकी सब कैसे सरेंडर मोड में थे कि इनको कौन भगाएगा पता नहीं। मतलब इस तरह से यूनाइटेड नहीं थे ये सभी, है ना? तो 1857 में आप देखोगे
किसी को पता भी नहीं था कि भारत जैसी कोई चीज हो सकती है। ये अपने अपने लिए अपने अपने रीजन से फाइट कर रहे थे। बट 1857 में इस एरिया में कुछ यूनिटी बनी और इन लोगों ने एकजुट होकर क्या किया, एक ही दिन में प्लान तो था इनका, उस वक्त कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं था, फिर भी दे डिसाइडेड अ सिंगल डे। और ऐसा डिसाइड कर पाते उसके पहले बैरकपुर में मंगल पांडे रिवोल्ट कर बैठते। अब उन्होंने अपने रीजन से रिवोल्ट किया था, ऐसा नहीं कि पूरे देश के लिए उन्होंने रिवोल्ट किया था, फिर भी हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। बट आप ओरिजिनली उस टाइम पीरियड में जाओगे तो ही वॉज फाइटिंग फॉर देमसेल्फ, अपने लिए फाइट कर रहे थे। पूरे देश को आजाद कराना ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं था। क्लियर है? क्योंकि उस वक्त के रीजन क्या थे, कास्ट सिस्टम, छुआछूत की भावना। उन्होंने कहा कि भाई आप कारतूस मुंह से खोलना पड़ेगा, वो थे पंडित जी ठहरे, है ना, तो उस वजह से उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। उस रिवोल्ट के कारण क्या हुआ, इनका मजा खराब हो गया जो 1857 वाले प्लान किए थे, और वो डिस्क्लोज हो गया। बट फिर भी इन्होंने रिवोल्ट किया, फाइट किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो पहली बार पता चला कि अच्छा हम सब मिलके ब्रिटिशर से फाइट भी कर सकते हैं। ये पहली बार एहसास हुआ 1857 में। ठीक है? और यहां से आप देखोगे कि लोगों में एक जागरूकता आई, अवेयरनेस आई कि यदि हम सब यूनाइट हो जाएं तो हम सब फाइट कर सकते हैं। बट स्टिल हमारे पास कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी कि जो पूरे देश को एकजुट कर सके 57 तक। तो आप देखोगे कि ऐसा करते करते अब अलग अलग जगह से अलग अलग पावरफुल लोग निकले, जैसे कोई यहां से निकला, कोई यहां से, है ना, अलग अलग जगह से। तो ऐसा करते करते आप देखोगे कि माहौल बनता गया, और जो जहां से लड़ पाया वो आगे निकला। जैसे छत्तीसगढ़ से आप बताओ कौन फ्रीडम फाइटर थे जिनको आप जानते हो? हाँ जी, वीर नारायण सिंह। तो एक आदमी आपने जान लिया। ऐसे और भी हमारे छत्तीसगढ़ से जिन्होंने फाइट किया। ऐसे हर स्टेट से फाइटर्स निकले, हर स्टेट से लोगों में अवेयरनेस थी कि हमको ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट झंडा उठाना है और इनको भगाना है। तो लोगों में धीरे धीरे ये पता तो लग गया कि पूरे देश में, लेकिन हो सकता है शहीद वीर नारायण सिंह को ये नहीं पता होगा कि भारत कहां से कहां तक है। उनको नहीं पता होगा कि साउथ में भी कोई स्टेट्स हैं, वो कहां तक है उस वक्त नहीं पता होगा, है ना, नॉलेज नहीं था लोगों को। बट देवर श्योर कि इनको भगाना है, भारत नाम की भूमि से भगाना है या इस पूरे एरिया से भगाना है, ऐसा कुछ इनको रफ नॉलेज था। ये सब इकट्ठे होते होते फाइनली ये लोग कन्वर्ट होते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में, और सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिल जाता है। नाउ यू कैन से आफ्टर 1885 कि अब हम लोग सेंट्रलाइज हो गए हैं, अब हम लोग यूनाइटेड हो गए। तो आप पूछ सकते हैं सर इसके पहले यूनाइटेड नहीं थे, बट हम टुकड़ों में थे, हम बिखरे हुए थे, स्प्रेडेड थे हम। गॉट इट? और 1857 के बाद 1885 है जहां पर हम इकट्ठे होते हैं, और यहां से हमें एक रीजन मिलना शुरू हुआ कि यस, भारत देश को आजाद कराना है। राइट? तब भारत नाम की जगह को पहचाना जाने लगा कि इसका एरिया जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। और ये सब जानकारी धीरे धीरे सबको लगते गई कि अच्छा भारत इतना बड़ा है, भारत के इधर समुद्र है, राइट में समुद्र है, लेफ्ट में समुद्र है, इसे पता लगने लगा। राइट? और इंडिया के बारे में लोगों को कंफर्मेशन होने लगा कि इतना बड़ा एरिया है यहां से लेकर यहां तक, और जिसे हमको आजाद कराना है। और फिर वहां से एक टीम बनती है, और टीम ने फाइट करना शुरू किया सिस्टमेटिकली। और कांग्रेस के आने के बाद आपको एक कॉमन लीडरशिप मिलती है। हाँ, जरूरी नहीं कि सब लोगों ने कांग्रेस की बात मान ली हो, लेकिन 80% लोग कांग्रेस के साथ थे, और यही एक अकेले पॉलिटिकल पार्टी थी उस वक्त। ठीक है? तो 1885 से आप देखोगे कि हमारी स्टोरी बिल्कुल चेंज हो जाती है, और पूरे देश को आजाद कराने के लिए हमारे पास एक सेंट्रल पावर इकट्ठा हो जाता है। तो अब मामला इस पर डिपेंडेंट नहीं था कि अलग अलग स्टेट्स क्या कर रहे हैं। राइट? अलग अलग स्टेट्स क्या करेंगे ये मैटर नहीं था। अब मैटर क्या था, लोग क्या करेंगे। आफ्टर 1885 दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि अब पर्सन कौन कौन क्या क्या करेंगे। तो जैसे आप अमेरिका की बात देखोगे,
अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जब बना, उनके लिए यह इंपॉर्टेंट था कि हम स्टेट हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था कि हमें देश को आजाद कराना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने ब्रिटिशर से फाइट करना शुरू किया तो अपने अपने स्टेट की इंपॉर्टेंस के साथ नहीं किया, बल्कि हमने इस पूरी धरती को आजाद कराने के लिए सोचा। और यही वजह है कि हमें यह बहुत आसानी हुई यूनियन बनाने में, जिसमें स्टेट्स का एग्जिस्टेंस या स्टेट का पावर कम था, लोगों का पावर ज्यादा था। तो समझ पा रहे हैं? जैसे अमेरिका में जब बना देश तो वहां हर स्टेट मजबूत था। हर स्टेट ने बोला नहीं, मेरा एरिया डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, मेरा जो एरिया वही बाउंड्री रहेगी, ये हमारा एरिया है, आपको मानना है तो मानो, नहीं तो ठीक, टाटा बाय बाय। बोले नहीं नहीं, आ जाओ जाओ। सब अपने अपने राइट्स के साथ आए, अपने अपने स्टेट की बाउंड्री के साथ आए, और वहां के लोगों को हमने रिकॉग्नाइज भी किया कि इस एरिया में इतने लोग हैं, तो उस एरिया के लोगों को हमने पहचाना। और पहले ही उन लोगों ने शर्त रख दी कि भैया आप हमारी बाउंड्री छुओगे नहीं। तो लोगों ने माना कि ठीक है, टच नहीं करेंगे आपकी बाउंड्री। तो जो रूल बने वो ऐसे ही बने। इसलिए आज भी वहां की फेडरल गवर्नमेंट वहां के स्टेट की बाउंड्री को 1 इंच कम नहीं कर सकती। आ रहा है समझ में? जबकि हमारे यहां पर आप क्या कर सकते हो, छत्तीसगढ़ को तोड़ दो, 2 स्टेट बना दो, एमपी को तोड़ दो, एमपी छत्तीसगढ़ बना दो, यूपी को 4 बना दो, राजस्थान को 4 में तोड़ दो। स्टिल पॉसिबल है, ये हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। क्योंकि जब हम यूनाइट हुए तो हम स्टेट्स की वजह से यूनाइट नहीं हुए, हम लोगों की वजह से यूनाइट हुए। इज इट करेक्ट? कुछ समझ पा रहे हैं? आगे आपको वैल्यू समझ में आएगी, जो अभी समझा रहा हूं उसकी वैल्यू आगे समझ में आएगी कि हमारा देश आज जैसा भी दिखता है उसके पीछे लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, ना कि स्टेट इंपॉर्टेंट था। ठीक है? लोगों को आज पता ही नहीं कि मद्रास स्टेट मतलब क्या क्या था। लोगों को पता ही नहीं कि मैसूर स्टेट मतलब क्या था। तो स्टेट से ज्यादा हमारे लिए लोग इंपॉर्टेंट थे, कि जो लोग काम कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है हर स्टेट से। जैसे आप देखोगे सरदार पटेल को हमने गुजरात से जाना, ठीक है, इधर बंगाल से बहुत लोग निकल कर आए, महाराष्ट्र से निकल कर आए। तो आप उन पर्संस को जानते हो, उनके स्टेट के बारे में आप कभी नहीं पढ़ते हो। जैसे बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, ये किस स्टेट से थे इस बात से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको एज अ पर्सन आप देखते हो कि ये एज अ पर्सन फाइट कर रहे हैं। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और यही हमारे सेंट्रल लीडरशिप में इंपॉर्टेंट था। वी हैव दैट सेंट्रल लीडरशिप। क्लियर है? और ये लीडरशिप हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, और इसी लीडरशिप के कारण आप देखोगे देश को आजादी मिलती। यस, डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन वाज कमिंग फ्रॉम एवरीवेयर, देश के कोने कोने से। जैसे अभी आपने नाम लिया शहीद वीर नारायण सिंह, इनको हो सकता है गुजरात के बच्चे नहीं जानते होंगे, क्योंकि वो नेशनल लीडर नहीं थे, स्टेट के लीडर थे। तो इस एरिया के वो रिप्रेजेंटेटिव थे, लेकिन शायद कांग्रेस में होते तो उनको हम पहचानते, नेशनल लेवल पर पढ़ते, बट नेशनल लेवल पर उनको नहीं पढ़ा जाता। बट आप देखोगे सरदार पटेल को नेशनल लेवल पर पढ़ा जाता है, क्योंकि वो आखिरी तक चले और उनका रोल उस एरिया में पहचाना गया। ठीक है? हालांकि हमारे राज्य में भी बहुत सारे हैं लीडर्स जिनको आप लोग नाम नहीं लिए, और भी ऐसे लोग हैं जिनको आजादी में भी देखा गया, आजादी के बाद में भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तक देखा गया, वो पार्लियामेंट में भी गए, ऐसे बहुत सारे। और उन्हीं के बच्चे बच्चे जो हैं यहाँ के पॉलिटिकल लीडर बनते बनते आज राज्य हमारा आगे बना। उनके कोई ना कोई, है ना, पेरेंट्स वगैरह पॉलिटिक्स में रहे होंगे। तो ऐसा हर स्टेट में हुआ। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमारा देश और अमेरिका, जो मैंने टर्म आपका इस्तेमाल किया था फेडरेशन एंड यूनियन, दोनों में ये डिफरेंस क्यों क्रिएट हुआ? बिकॉज फेडरेशन क्या था? स्टेट्स के डोमिनेंस से बना फेडरेशन, और हमारा यूनियन जो बना वो पर्संस के डोमिनेंस से बना। इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी उस वक्त के सभी लोगों को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी थी, कि सभी लोग उस प्लेटफॉर्म को मानते थे कि यस, कांग्रेस कोई संस्था है, उसको सब लोग मानेंगे, उसकी जो भी बात होगी। इज इट क्लियर?
और उसके बेसिस पर अब यहां पर कांग्रेस को भी साइड कर दो कि कांग्रेस कोई संस्था थी। फाइनली हमने देश में पार्लियामेंट बनाया और पार्लियामेंट में हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम सब लोग मिलकर अपने देश का कानून खुद लिखेंगे। अब तक वो कानून हमारे पास कैसा था? अब तक वो कानून हमारे पास पीछे से चला आ रहा था, ठीक है। अब आप देखोगे, जैसे मैंने बताया अभी कुछ देर पहले, कि वो कानून कैसा था। ये सब लोगों का मिक्सचर था, अलग अलग जगह से आया हुआ था, है ना। ब्रिटिशर्स का था, मुगल रूलर्स का था, या पीछे से भी चला आ रहा था। इन सबको मिलाकर हम अपने देश के लिए तैयारी कर रहे थे। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें यह डिसाइड किया गया कि जो देश की असेंबली बनेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि हम सब मिलकर हम क्या करेंगे, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हम तैयार करेंगे, खुद ही हम रूल्स बनाएंगे। तो हमारे पास सैंपल क्या था? हमारे पास सैंपल यह था कि अब तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल्स रेगुलेशन थे वो था हमारे पास। कुछ हमने वेदों से ज्ञान लिया, वेद पुराण से। कुछ हमने मुगलों का सिस्टम उठाया, कुछ हमने और डिफरेंट डायनेस्टी से लिया, कुछ हमने अदर कंट्री से लिया कि भाई दूसरे देशों में क्या चल रहा है। ऐसा 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद लगभग 30 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने एक्सट्रैक्ट किया, चीजों को उठाया जो हमारे देश को सूट करती थी। क्लियर है? और ऐसा करके हम लोगों ने क्या किया, अपने लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, जिसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना। क्लियर है? क्योंकि अब जब हम आजाद हो गए थे 1947 में, तो यह डिसाइड हुआ कि हम लोग मैनेज कैसे होंगे। हमारे बीच में से राजा कौन बनेगा? तो बोलेंगे भाई साहब अब राजा नहीं बनेगा, तो क्या बनाएंगे? हम अपने हेड को राष्ट्रपति बोलेंगे। अच्छा गुड, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होगा? तो एक काम करते हैं, अमेरिका का सिस्टम देखते हैं। फिर किसी ने बोला साउथ अफ्रीका का देखते हैं, तो बोला अच्छा दोनों में जो बेस्ट है वो ले लेते हैं। हमने ले लिया। फिर बोला प्रेसिडेंट से अकेले काम चलेगा? बोले नो, हमें प्राइम मिनिस्टर भी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें ब्रिटिश जमाने वाला ठीक लगा, जिसमें वाइस राय थे और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट प्राइम मिनिस्टर के रिप्रेजेंटेटिव थे और वॉइस राय वहां के क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव थे। तो वो तो प्रेसिडेंट जैसे थे हमारे लिए और वो प्राइम मिनिस्टर जैसे थे। तो हमें ये मॉडल ठीक लगा, तो हमने कहा इसी मॉडल पर हम काम करते हैं। तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उनको लिख दिया कि ऐसे ही चलेगा। इज इट क्लियर? फिर हमने कहा कि देश को चलाने के लिए और क्या चाहिए। तो ऐसा करते 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 पूरा स्ट्रक्चर हमने नए सिरे से तैयार किया, फ्रेश लिखा हमने, और उसको एक किताब की शक्ल दे दी हमने, और वो किताब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है। यहां तक की स्टोरी क्लियर है? ठीक है। तो बैकग्राउंड से लेते लेते मैंने यहां तक लाया आपको, ताकि आपको समझ में आए कि ये देश चला कैसे। तो जहां पर आप हिस्ट्री पढ़ना बंद करते हैं 1947, वहां से आप पॉलिटी पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि देश आजाद हो गया। अब आजाद होने के बाद ये देश बना कैसे, सिस्टम कैसे डिसाइड हुआ, जैसे बाजार कैसे मैनेज होगा, उसके पहले हमने क्या डिसाइड किया कि देश चलेगा कैसे, ये डिसाइड हुआ। सब्जी कैसे बिकेगी वो हमारी चिंता नहीं थी, हमारी चिंता थी कि देश मैनेज कैसे होगा, देश को मैनेज कैसे करना है। क्लियर है? तो इसीलिए हमने सबसे पहले क्या डिसाइड किया, इस देश में आजादी मिली, उसके बाद सबसे पहला हमारा काम था कि इस देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसे रन होगा, क्योंकि वही लोग इस देश के प्रमुख हैं, मुखिया हैं। ठीक है? और उनको एक लीगल वैलिडेशन चाहिए, और वो लीगल वैलिडेशन के लिए हम लोगों ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। इसका मतलब यह हुआ कि अंग्रेजों ने उस सिस्टम को हमें हैंड ओवर किया। तो आप बोलेंगे सर क्या ब्रिटिशर्स को हम वैलिड मानते थे? मानते थे, उनके रूल्स हमारे देश में चलते थे और वो हमको पनिश भी किया करते थे,
हमें जुडिशरी के थ्रू जेल भी भिजवाते थे और हमको जाना पड़ता था, क्योंकि उस जमाने के रूल्स रेगुलेशंस थे, ठीक है ना। राजाओं के रूल्स मानने पड़ते थे क्योंकि उस जमाने के रूल्स रेगुलेशंस थे। जैसे आपके घर में छोटे मोटे रूल्स होते हैं, जैसे पापा मान लो आपके बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि भैया सुबह 6 बजे उठना है तो उठना है, चाहे जो हो जाए, नहीं उठे तो फिर है ना तोड़ाई या फिर डांट खाते हो आप, जो भी है वो आपके घर के रूल। ऐसे ही आप ऑफिस पहुंचने का आपका रूल बना है तो आपको मानना पड़ता है क्योंकि कोई सिस्टम उसके पीछे काम कर रहा है। क्लियर है? ऐसे ही प्रधानमंत्री को ओथ दिलाना है तो उसको भी मानना पड़ता है क्योंकि उसके पीछे सिस्टम काम कर रहा है। किसी प्रधानमंत्री की डेथ हो जाए तो नया प्रधानमंत्री आता है, उसको कौन चुनता है? तो एक सिस्टम काम कर रहा है, ऑटोमेटिक सिस्टम बना है लोगों से, बट वो सिस्टम ऑटोमेटिक काम भी करता है, उसको लोग ही चलाते हैं और सबकी अथॉरिटी होती है उसमें कि काम कैसे करेगा। जैसे ही आपका इलेक्शन होता है ना, पता चलता है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी बनने वाले हैं, तो एकदम से लोग उनको घेरना शुरू कर देते हैं, सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। कौन सा सिस्टम? ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, क्योंकि वो तो परमानेंट है, उसको पता है कि जो भी हमारा राजा बनेगा उसको घेरा करना है, सुरक्षा देना है। तो एकदम दिल्ली से लोग पहुंच जाते हैं, मान लो गुजरात में है थोड़ी देर के लिए मोदी जी, है ना, वडोदरा में है, तो तुरंत सब लोग आना शुरू कर देते हैं, फोन ऑन आ जाता है कि यही आदमी प्रधानमंत्री बनेगा, तो पूरा हाउस एक्टिवेट हो जाता है, देश का लीगल सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम कि इस आदमी को प्रधानमंत्री बनना है तो इनको वो सारी सर्विसेज मिलनी शुरू हो जाती। तो प्री डिसाइडेड कौन था? किसने सीखा इसको? ब्यूरोक्रेट्स ने। एक ब्यूरोक्रेट ने दूसरे को सिखाया, दूसरे ने तीसरे को। ये सिस्टम पहले से बना हुआ चला आ रहा है जिसे लोग फॉलो करते जाते हैं। मोदी जी को खुद पता नहीं था कि प्रधानमंत्री के बाद होता क्या, तो बताएगा कौन? वो ब्यूरोक्रेट्स, मतलब आप बताने वाले। तो आप परमानेंट सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये टेम्परेरी वाले आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले, उनको एबीसीडी भी नहीं पता होता कि साइन कहां करना, बोलना क्या है, सब कुछ ब्यूरोक्रेट्स बताते हैं। तो इस देश में पूरे पिलर्स के तौर पर देखोगे तो ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस को तो पता ही नहीं होता कि करना क्या। वो लोग बताते हैं कि साहब ये साइन करना, आपको अनाउंस करना है, ये पैसा रिलीज करना है, ये साइन करके पॉलिसी बनाना है। और फिर धीरे धीरे अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अब जो 3 बार का प्रधानमंत्री बन गया उसको अलग अनुभव हो जाता है, ठीक है ना। अब उनके तो आला औलाद नहीं है, नहीं तो उनके बच्चों को पता लग जाता है, अच्छा पिताजी ऐसे काम किया करते हैं, हम भी। जैसे नेहरू जी को काम करते देखा इंदिरा गांधी ने, इंदिरा गांधी को काम करते देखा राजीव गांधी ने। अब राजीव गांधी को काम करते हुए मे भी राहुल गांधी देखें नहीं देखें, बट उनके घर में वो माहौल तो था। कल को बने ना बने, बट ही नोज हाउ टू वर्क। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखा होगा और पहले दूसरे लोगों को देखा होगा, तो ये लर्न भी करते हैं कि काम कैसे करना होता है। एंड इट्स अबाउट योर ओन पर्सनालिटी, कि आपकी पर्सनालिटी कैसे है। लॉ तो है, लॉ के अलावा आपकी पर्सनालिटी भी इंपॉर्टेंट होती है कि आप कैसे उसको मैनेज करेंगे। क्लियर है? अब यहां से लीगल वैलिडेशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इस असेंबली को मान्यता किसने दी? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि हम अपने लॉ से लिखकर दे रहे हैं कि यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वैलिड है। उन्होंने उसको वैलिड करार दिया, क्योंकि तब तक इस देश के मालिक वही थे, और उन्होंने बोला आज से ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो भी बोलेगी, दिन को रात बोलेगी तो रात मानना पड़ेगा, ऐसे पावर देकर गए वो लोग। क्लियर है? और बोले आज से हम इनको पावर दे रहे हैं और ये इस देश के लिए, मतलब भारत देश के लिए जो भी लॉ तैयार करेंगे वो इस देश के हर इंसान को मानना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो लोग चले गए। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता। अलग अलग स्टेट से हम लोगों ने लोगों को बुलाया और एक कॉमन असेंबली बनाई जिसमें अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग जाति धर्म के लोग इकट्ठे हुए, और अब हमने पूरे देश के लिए लॉ तैयार किया और बोला एक रूल बुक होना चाहिए, ठीक है ना, और वो रूल बुक फॉलो किया जाएगा। हर छोटी छोटी चीज को हमने नहीं लिखा, बड़ी बड़ी बातों को लिखा। जैसे हमने लिखा कि प्रेसिडेंट कौन बनेंगे। अब यह डिसाइड नहीं किया कि प्रेसिडेंट यूनिफॉर्म पहनेंगे या नहीं पहनेंगे, ये उसमें नहीं लिखा। प्रेसिडेंट के घर में क्या क्या चीज होगी ये उसमें नहीं लिखा, उसके लिए हमने अलग रूल बनाया। हमने इसमें यह लिखा कि हमें जंगलों को बचाना है, लेकिन जंगलों को बचाएंगे कैसे वो उसमें नहीं लिखा, उसके लिए अलग बुक तैयार किया हमने।
तो देश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मेन जो तैयार किया उस वक्त का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, और वही कॉन्स्टिट्यूशन आपके सिलेबस का मेजर पोर्शन कवर करता है। आप जो पढ़ने वाले हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन में 1 2 3 4 ऐसा करके 395 तक रूल्स है। इसके अंदर अंदर हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। जैसे नंबर 1 है तो नंबर 1 में भी मान लो 1.1 का ए, 1.1 का बी, ऐसे भी पढ़ना है हमें, सब क्लॉज जिसे हम कहते हैं। तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत दिखने में बहुत हैवी है, इतना याद कैसे रहेगा कि देश में सिस्टम क्या क्या है? ओके, यस, ग्रेजुअली आपको याद होगा, एकदम से याद नहीं होगा। ये कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी जिसको आपको एज इट इज याद रखना है, लेकिन हर नंबर का एक टाइटल है। पहले वो टाइटल ही याद रखेंगे हम लोग जो बोल्ड लेटर्स में लिखा होगा, इसके अंदर क्या लिखा है उसको हम लोग धीरे से समझेंगे। यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही है कि अंदर वाला कंटेंट भी आप एज इट इज लिखो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, वो नहीं बोलती है। आपको समझ के अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना। क्लियर है? सो आप देखेंगे हमारे सिलेबस का 80% पोर्शन इसी कॉन्स्टिट्यूशन में चलेगा। इसे मैं अपने मन से नहीं पढ़ा सकता। इसका मतलब यह हुआ कि जो लिखा है वही मैं पढ़ाऊंगा, उसके इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकते हैं, और जो बोला गया है इसमें अकेले इस किताब में एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसी चीज को, मतलब इसके जो प्रोविजंस लिखे हैं, इन प्रोविजंस को कई लोग अपने अपने जगह पर एक्सप्लेन करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। जैसे प्रेसिडेंट कर दिए, हमारे पार्लियामेंट ने कर दिया, ये सब अथॉराइज हैं, या जुडिशरी ने कर दिया, या किसी कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट ने कर दिया, या उस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिस्कशन हुआ वो सब नोटेड है। पता है आप लोग को? उस वक्त जो भी डिस्कशन होता था, जैसे मैं खड़े हुआ, मैंने 1 घंटे का भाषण दिया, तो भाषण को नोट किया जाता था कि मैंने जो जो बोला वो क्या बोला। फिर आपने क्रॉस क्वेश्चन किया तो क्रॉस क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। मतलब उस दौरान जो भी डिस्कशन हुआ वो सब डॉक्यूमेंटेड है, आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। फर्क इतना ही है कि पागल हो जाओगे पढ़ते पढ़ते, क्योंकि मोटी मोटी किताब है, वो पीडीएफ 2000 पेज 3000 पेज की पीडीएफ है, तो आपको पढ़ना नहीं। लेकिन उसे कब पढ़ा जाता है? जब जुडिशरी में ले जाकर हम पहुंचते हैं कि भाई साहब उनके दिमाग में चला क्या था ये प्रोविजन बनाते वक्त, तब जुडिशरी क्या करती है, वो डॉक्यूमेंट निकाल के पढ़ती है और अपना फैसला सुनाती है कि उस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग ये चाहते थे। थोड़ी बहुत वीडियो शूटिंग भी हुई है उस जमाने के हिसाब से, उनको आज रखा गया है संभाल के, लेकिन ज्यादातर डॉक्यूमेंटेड प्रिंट में अवेलेबल हैं चीजें। इज इट क्लियर? ठीक है। और असेंबली में दिन भर डिस्कशन होता था। उस असेंबली को 2 years 11 months और 18 days उनको लगा कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में। और ये कॉन्स्टिट्यूशन इतना बढ़िया बना है कि आज आप देख पा रहे हो 1940, वैसे तो 49 में बना पहली बार, और 1950 में इसे हम एग्जैक्ट इंप्लीमेंट करते हैं 26 जनवरी। वहां से लेकर आप देखोगे 2025 लगभग 75 ईयर्स होने जा रहे हैं। 75 ईयर्स में आज भी ये बेस्ट डॉक्यूमेंट। क्लियर है? इसकी रेलेवेंसी खत्म नहीं हुई। हाँ, इसको रेलेवेंट बनाए रखने के लिए हमने क्या किया, इसको लगभग 105-6 बार हम अमेंडमेंट कर चुके हैं, मतलब इसको बदल चुके हैं। और जब भी बदलेंगे उसको एक नंबर दे देते हैं, और नंबर दोबारा यूज में नहीं आता। 105 है तो 6 होगा, 7 होगा, 8, 9 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, वो रिवर्स में नहीं जाएगा। तो इसलिए आपको याद रहता है कि अच्छा 105 यहां चेंज किया था, 106 यहां चेंज किया था, ऐसे नंबर फिक्स है कि किस जगह चेंज किया। क्लियर है? तो अमेंडमेंट्स भी पढ़ेंगे हम लोग। तो आप देखोगे
कि आप बोलेंगे सर 80% तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, बाकी 20% क्या है? तो 20% कुछ चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है उनको हमें पढ़ना है, जो नॉर्मल एक्ट में है। कुछ टर्म्स हैं जिनको पढ़ना है आपके सिलेबस में, टर्मोलॉजीज हैं, उनको आपको समझना है। वो यहां नहीं दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन आपको समझना है, क्योंकि हमारा देश मैनेज कैसे होता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से आप देख पाते हो कि देश कैसे मैनेज हो रहा है, कंट्री ऑपरेट कैसे कर रहे हैं। क्योंकि कंट्री को ऑपरेट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम चला रहे हैं। यह सिस्टम है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से तैयार किया, या कॉन्स्टिट्यूशन ही एक सिस्टम है, ऐसा आप कह सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज अ सिस्टम। जैसे प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, देन व्हाट, तो वो भी ये सिस्टम डिसाइड करता है। प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाए, देन व्हाट, वो भी सिस्टम डिसाइड करता है। तो एक पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक काम कर रहा है इस देश को चलाने के लिए। तो आप बोलेंगे सर उसका कोई स्विच था जिसको हमने ऑन किया सिस्टम का? यस, हमने ऑन किया। और वो ऑन किया मतलब क्या था कि जब जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ तो सब लोगों ने जिस दिन साइन किया 26 नवंबर 1949, उस दिन हमने वो बटन ऑन कर दिया, मशीन चालू हो गई। अब आप उस मशीन को रोक नहीं पाते हो। क्लियर? बहुत बड़ी मशीनरी है, जहां जहां उसके फंक्शंस हैं वो सब जगह वो मशीन ऑन हो गई। हां, कई बार मशीन के कुछ पार्ट काम नहीं करते, उसको रिपेयर करते हो, लोग बदलते रहते हैं, बट मशीन कंटिन्यूस चलते रहती है। वो जो मशीनरी है उसी को आप कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी कहते हो, क्योंकि उसका स्विच ऑन कर दिया गया और उसी से ये देश ऑपरेट हो रहा है। इस देश का इकोनॉमिक सिस्टम कैसे बनेगा वो मशीनरी डिसाइड करती है। इस देश में इंटरनल सिक्योरिटी क्या होगी वो इस देश की मशीनरी डिसाइड करती है। हमारे रिलेशंस पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, फ्रांस के साथ, यूएसए के साथ कैसे होंगे वो मशीनरी डिसाइड करती है। इस देश के ज्योग्राफी में कुछ हो रहा है, उसको करेक्ट करना है, वो मशीनरी डिसाइड करती है। मतलब जो कुछ भी डिसाइड होना है, जितने भी जीएस के आपके बाकी सब्जेक्ट्स हैं, उन सारे सब्जेक्ट्स पर इसी सब्जेक्ट के इस सब्जेक्ट से शुरू करके हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये लोग नहीं होंगे तो बाकी सब काम करेगा ही नहीं, राइट। और यहां पर लोग कौन बैठे हैं वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनकी वजह से बाकी चीजें डिसाइड होनी। जैसे इकोनॉमिक सिस्टम, मोदी जी आए तो उनके आने की वजह से आप देखोगे इकोनॉमी को अलग तरीके का बूस्ट मिला, बिकॉज फ्रॉम हिज ओन माइंड ही इज अ बिजनेसमैन। जैसे ट्रंप उधर है, कंपेयर नहीं कर रहा हूं, है ना आजकल गड़बड़ी हो जाती कुछ बोलने में। तो आप देखोगे कि दोनों बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन जब पोस्ट संभालते हैं सो ही हैज इट्स ओन आइडिया अबाउट बिजनेस, वो बिजनेस ज्यादा फोकस करते हैं। देश बिजनेस भी कर रहा है, आज देखो हम फोर्थ इकोनॉमी कहलाने जा रहे हैं। फैक्ट्स में थोड़े कमजोर हैं लेकिन फोर्थ इकोनॉमी कह सकते हो आप, लार्जेस्ट इकोनॉमी, राइट। तो ये क्यों बने? अकेले ऐसा नहीं कि मोदी जी आए और बटन घुमा दिया और सब हो गया, बट उस ओरिएंटेशन को पकड़ने में उन्होंने ज्यादा फोकस किया। हाँ, कुछ एरिया लेस फोकस हो गया, उसका भी नुकसान हो रहा है हमें, बट एटलीस्ट बिजनेस को उन्होंने स्ट्रॉन्ग करा दिया, गॉट इट। तो हर प्राइम मिनिस्टर या पॉलिटिकल सिस्टम इस देश को पूरा ऑपरेट करते हैं। तो पार्टी बदलने से इकोनॉमिक सिस्टम बदलेगा, पार्टी बदलने से आईआर का सिस्टम बदलता है। क्लियर? मान लो कांग्रेस आती तो कांग्रेस पाकिस्तान को अलग तरीके से डील करती, यूएस रशिया को अलग तरीके से डील करती, क्योंकि सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है काम करने की। गरीबों को लेकर सबके अपने अपने व्यूज हैं, राइट। तो आपका जो भी सिस्टम है, जितना सिलेबस आपका लिखा गया है, सिलेबस के बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं वो इस पॉलिटी के आसपास घूमते हैं, क्योंकि ये सब कुछ डिसाइड करते हैं। क्लियर हो रहा है? जैसे एनवायरमेंट की पॉलिसी क्या होगी वो पॉलिटिकल सिस्टम डिसाइड करेगा। तो एनवायरमेंट में बेसिक चीज तो आपको पढ़ना है। उसके अलावा गवर्नमेंट क्या सोच रही है आपको यह भी ध्यान रखना है कि एट प्रेजेंट गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है। स्किल डेवलपमेंट पे एट प्रेजेंट गवर्नमेंट क्या सोचती है वो आपको पढ़ना।
तो सोसाइटी जस्टिस में स्किल डेवलपमेंट का टॉपिक। इस देश की सरकार ड्रग्स पर कैसे पॉलिसी लेकर आ रही है, यूथ के लिए क्या पॉलिसी ला रही है, वो यहीं से डिसाइड होना है। तो पॉलिटिकल सिस्टम हमारे देश की शुरुआत है, उसके ठीक पहले आप पढ़ते हो वो हिस्ट्री का सब्जेक्ट। इसीलिए मैंने कहा जहां हिस्ट्री पढ़ना बंद करते हो 1947, वहां से हम पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और इस सब्जेक्ट के बिना बाकी सारे सब्जेक्ट्स अधूरे हैं, क्योंकि यही सब्जेक्ट आपको यह बताता है कि हमारे देश में इसरो की शुरुआत क्यों की, वो विजन कहां से आया, पॉलिटिकल सिस्टम से आया। मान लो नेहरू जी इतने साइंटिफिक नहीं होते तो शायद आज हम स्पेस में इतना बढ़िया काम नहीं कर रहे होते। मान लो उन्होंने बोला ए देखो सब स्पेस वाला सब हटाओ, पहले एग्रीकल्चर में फोकस करो, तो हो सकता हमारा एग्रीकल्चर स्ट्रांग हो जाता। उन्होंने क्या किया, स्पेस को भी ठीक किया, एग्रीकल्चर भी, डैम भी, सब कुछ, न्यूक्लियर भी बोला बनाओ, काम करो, देखा जाएगा। तो उस वक्त वो ग्लोबल लीडर के तौर पे उनको देखा जाता। यदि वो ग्लोबल नहीं होते, इतना ज्यादा घुलते मिलते नहीं लोगों से, क्योंकि आजादी के वक्त उनकी दोस्ती बहुत सारे देशों में हो गई थी, क्योंकि वो एक वेल टू डू फैमिली से थे, उनके पास सारी सुख सुविधाएं थी, उन्हें रोज बाबू वाली नौकरी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पीछे से सपोर्ट सिस्टम अच्छा था। क्लियर है? इसीलिए शायद वो आगे बढ़ बढ़ के लर्न कर पाए, बाहर जाकर वो पॉलिटिशियन से मिले, उनकी इंग्लिश अच्छी थी, क्योंकि उस जमाने में कम्युनिकेशन के लिए वो इंपॉर्टेंट था। क्लियर है? उन्हें वो कल्चर पता था कि मुझे बड़े लोगों के साथ उठना बैठना कैसे, तो उन्होंने वो सारा काम किया जो एक देश को शुरू करने के लिए चाहिए था। और पूरी दुनिया में उनको जाना गया कि यस, नेहरू जी भारत देश के प्रधानमंत्री हैं और बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल व्यक्ति हैं। ऐसा क्यों हुआ? हाँ, कोई गरीब किसान बनता तो शायद उसके लिए बहुत चुनौती आती कि मैं ग्लोबल विजन कैसे रखूं अपने देश का। हाँ, दैट मीन्स ये बिल्कुल नहीं है कि गरीब किसान बेकार आदमी। बताने का मकसद ये है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जब इस देश की शुरुआत करता है उसके क्या मायने हैं, और वही शुरुआत कोई और करता तो अलग मायने होते। इसीलिए उस वक्त एक पढ़ा लिखा विजनरी आदमी, उसके हाथ में जब बागडोर गई हमारे देश की, यही वजह है कि आज हम 75 इयर्स में भारत देश को उठता हुआ देख रहे हैं। कोई और भी हो सकता था, हमें नहीं पता, कोई और होता तो क्या होता, लेकिन नेहरू जी थे तो क्या हुआ वो हमें पता है। कोई और होते तो विजुअलाइज करना मुश्किल है। मान लो गांधी जी प्रधानमंत्री बनते तब कैसा होता देश, तो वो अलग सोचते। क्लियर है? हालांकि वो भी पढ़े लिखे थे, प्रॉपर है ना, एडवोकेट थे, बैरिस्टर कहा जाता है, ब्रिटेन से जो लोग डिग्री लेते थे उनको बैरिस्टर कहा जाता है। तो वो तो थे, 22 साल अफ्रीका में रह के आए, वो विश्व कल्याण की बात करते थे। सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनते तो मामला क्या होता? सबका अपना अपना रोल है ना। जिन्ना मान लो बन जाते गलती से प्रधानमंत्री, तब क्या होता? हर किसी को विजुअलाइज किया जा सकता है, लेकिन क्यों हम दिमाग को जलाएं, है ना, सोच सोच के। वो होते तो कैसा होता? अभी हमें यह देखना है कि नेहरू जी हुए तो क्या हुआ, हमें यह देखना फिलहाल। तो वो हुए तो यह अच्छा हुआ कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हमारे देश का प्रधानमंत्री बनता, और उनके पास विजन था। उनके एक एक शब्दों को देखोगे तो लीगल टर्म इस्तेमाल करते थे बात करने में, है ना, बहुत सधी हुई भाषा में वो बात करते थे। उनके पास विजन था इस देश को आगे ले जाने में, और उस विजन के कारण ही आप देखोगे इस देश का बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, जिसकी आज भी रेलेवेंसी है, जिसकी तारीफ करते करते लोग थक जाते हैं। और इन 75 इयर्स में हमारे आसपास के सभी देश तबाह होके उठे, उठ के फिर तबाह हुए, फिर तबाह हुए, और हो ही रहे हैं, लेकिन भारत एज इट इज टिका हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स पीपल। मैंने कहा था हमारे स्टेट से ज्यादा पीपल इंपॉर्टेंट है। इट्स सिस्टम, प्रिंसिपल, वैल्यूज एंड सिस्टम वी ब्रॉट फ्रॉम दी एंशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। वहां से हम क्या लेकर आए? हमने परंपराएं लाई। हम क्या लेकर आए? वैल्यूज लेकर आए, क्योंकि उनका भी योगदान है हमारे देश में। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी प्रोग्राम हम शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं? दिया जलाते हैं। पीछे मूर्ति रखें या ना रखें, किसी देवी देवता की फोटो रखें या ना रखें, हम दिया जरूर जलाते हैं। यह इस देश की सभ्यता से हमें मिला।
इसी को हम हिंदुत्व कहते हैं। ये किसी धर्म का नहीं है, ये इस देश की प्रणाली है, क्योंकि वो दिया जलाना हमारे लिए शुभ होता है। अब वो ऐसा नहीं कि हिंदू मुस्लिम जो भी होगा सब दिया जलाएंगे। उस स्टेज का जो भी गेस्ट होगा वो जूते उतारेगा और प्रॉपर दिया प्रज्वलित करता है। करते हैं ऐसा? दिए में ऐसा नहीं कि बहुत कोई परमाणु बम जल रहा है, तेल है या घी है, कुछ तो होगा वो जल रहा है, लेकिन उसके अपने हमारे लिए कल्चरल वैल्यूज हैं। तो इस देश ने वैल्यू भी सीखा। क्लियर है? इस देश ने वैल्यू भी सीखा। तो हमारा देश अलग तरीके से बना हुआ है। तो जब भी हम किसी रेस्पेक्टफुल वाली जगह में जाते हैं तो हम अपने जूते उतार देते हैं। ये हमारे देश की परंपरा है। फॉरेनर्स उतारे ना उतारे, क्योंकि उनके लिए शूज वगैरह मायने नहीं रखते, वो लोग अलग तरीके से, ऐसा नहीं कि वो लोग इंसल्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके देश में उसकी जरूरत ही नहीं है, इसलिए वो लोग नहीं करते। वो तो अपने चर्च में जूते पहन के जाते हैं, होता है ना ऐसा। और आप अपने किचन में जूते पहन के नहीं जाते हो, तो मायने अलग अलग है, तरीका अलग अलग। उनके देश में धूल नहीं है, इसलिए वो किचन में भी जूते पहने रहते हैं, चर्च में भी जूते पहने रहते हैं। हमारे देश में पीछे से गोबर ओबर सब लगा है ना, मंदिर में जाए तो अशुद्ध हो जाए, ऐसा हम मानते हैं। तो हर देश के अपने वैल्यू सिस्टम जिसे पीछे से हम लेकर आ रहे हैं। तो आप देखोगे कि आप मेरे साथ सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पढ़ने वाले हो, बल्कि ये देश ऑपरेट कैसे होगा, उसके लिए क्या लिखा गया है। और सिर्फ कागजों में जो लिखा है वो नहीं पढ़ना आपको, कागजों में जो लिखा है प्लस एडिशनली क्या बोला गया है उसके इंटरप्रिटेशन में, उसको भी आपको पढ़ना है। क्योंकि सिर्फ पेपर्स में लिखा होता तो सारा कुछ पेपर से ही चल रहा होता, और इंसानों को सिर्फ पेपर पे लिखकर आप मैनेज नहीं कर सकते। ओके, बहुत सारी चीजें हैं जो एडिशनली हिडन होती हैं, जिसको समय के हिसाब से समझना होता। तो ऐसे ही आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सिलेबस में कुछ चीजें हैं जो लिखी हुई नहीं है, जिसको भी पढ़ना। हाँ, लिखी हुई चीजें उसको तो पढ़ना है। तो कुछ अनरिटन चीजें और कुछ चीजें हैं जो स्टिल रोज डिसाइड हो रही हैं, और वो जुडिशरी के फैसले से डिसाइड होती है। जुडिशरी जब बोल देती है कि ऐसा भी होगा, तो हम मान लेते हैं कि अच्छा ये भी अब आज से होगा। जुडिशरी कह देती है कि भाई इन दोनों में शादी करा दो, चलेगा, तो हम मान लेते हैं कि आज से ऐसा होगा। ठीक है? जैसे केरल में एक केस आया, शायद आपने पढ़ा होगा आज, कि एक ट्रांसजेंडर कपल बोला अब हमारा तो जेंडर ही डिसाइडेड नहीं है, तो सर्टिफिकेट में जेंडर कैसे लिख रहे हो आप, हम तो दोनों न्यूट्रल हैं, बट वी आर हस्बैंड वाइफ। अब हमारा जो बच्चा है, अडॉप्ट किया होगा उन लोगों ने, अब हमारा जो बेबी है उसको जेंडर में क्यों बता रहे हो आप? जेंडर न्यूट्रल करने का जब राइट है तो करो उसको। तो उन्होंने केस अप्लाई किया कोर्ट में। अब ये चीज तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी नहीं है, क्या करें इसका? तो ये तो नई चीज है ना, नया इंटरप्रिटेशन है। सो जुडिशरी ने जो बोला वो हमें सुनना पड़ेगा, और उस व्यू से आपको कुछ अपने व्यूज रखने पड़ेंगे जब जेंडर रिलेटेड आंसर दोगे। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? तो आर्टिकल 15 सेज देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, on the basis of birthplace, on the basis of caste, on the basis of religion, on the basis of species. क्लियर है? इस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ये मना किया है आर्टिकल 15 में। तो फिर ये कहां से आ गया थर्ड जेंडर वाला? ये किसने बता दिया? ये जुडिशरी ने बोला। सो जुडिशरी को अलाउ किया गया है कि जुडिशरी जो भी बोलेगी उसे इसका पार्ट मान लिया जाएगा। जरूरी नहीं कि हर बोली हुई चीज को इसमें हम जोड़ दें, लेकिन उसे मान के चलेंगे। इसे ही हम केस कहते हैं कि फला केस में ऐसा जजमेंट आया, तो आंसर लिखते वक्त हम कोट कर सकते हैं, इन अ पर्टिकुलर केस जुडिशरी हैज गिवन दिस जजमेंट, दैट मीन्स सो सो सो। आ रहा है समझ में? तो अब जुडिशरी ने जब ऐसा बोला कि उनके सर्टिफिकेट में जेंडर न्यूट्रल कर दो, जेंडर का कॉलम ही हटा दो, तो गवर्नमेंट को मानना पड़ा। अब यहां से क्या हो गया? बेस बन गया। एक बार जुडिशरी ने फैसला दिया, गवर्नमेंट ने मान लिया, अब वो बेस हो गया। अब कल को छत्तीसगढ़ में भी कल को कोई ऐसा केस आता है तो आप क्या करोगे? रेफरेंस लोगे कि केरल के हाई कोर्ट ने ऐसा बोला है, इसलिए छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कर दिया जाए, और धीरे धीरे पूरे इंडिया में वो होता जाएगा। तो जुडिशरी हमारे लिए एक तरह से लीगल भगवान है।
जुडिशरी हमारे लिए लीगल भगवान है कि वो जो बोलेंगे हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो तो है नहीं, वो तो एग्जिस्ट नहीं करती है, उनके थॉट्स रह गए लिखे हुए किताबों में, या फिर उन्होंने जो संविधान बनाया, बट इसको बदलना तो पड़ेगा साइड बाई साइड, बट पूरा एक साथ नहीं बदलेंगे, धीरे 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 जो गलत है, जो कमजोर है, जो पुराना हो गया, चेंज करने लायक है, उसको चेंज कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड अमेंडमेंट। इज इट क्लियर? कुछ को पार्लियामेंट में लाकर अमेंड करते हैं और कुछ को इंटरप्रिटेशन से हम बदलते तो नहीं है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन बदल जाता है। जैसे लिखा है राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 कहता है कि आपको जीवन जीने का अधिकार है, तो अब उसमें एक लाइन लिख दिया बस, इससे ज्यादा नहीं, तो अब बोला गया इसमें आएगा क्या, तो उसको जुडिशरी ने इंटरप्रेट किया। अब जितना इंटरप्रेट किया है उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, उसको बाहर लिख कर पढ़ते हैं हम लोग, वो हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं नोट डाउन किया गया है। क्लियर है? तो कुल मिलाकर जो हमारी पढ़ाई होगी उसमें इसके चैप्टर्स डिवाइडेड हैं, और कैसे डिवाइडेड हैं ब्रेक के बाद समझाऊंगा मैं। पूरा सिलेबस आपका खोल के समझाऊंगा क्या लिखा है, कैसे लिखा है। तो फिलहाल यहां तक की जर्नी क्लियर है कि कोई सिस्टम कैसे डेवलप हुआ, हमारा देश यूनियन क्यों बना, फेडरेशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि फेडरेशन में एग्रीमेंट था, यूनियन में एग्रीमेंट नहीं था, तो हमने यूनियन फॉर्मेट एडॉप्ट किया। और जो ओरिजिनल हमारे स्टेट्स थे, आज वो स्टेट्स ओरिजिनल वैसे नहीं है, अब सब कुछ बदल चुका है। लास्ट 75 ईयर्स में हमारे देश का मैप कंप्लीटली चेंज हो चुका है, लेकिन ऐसा यूएस में नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग एग्रीमेंट साइन किए थे कि हमारा मैप चेंज नहीं होगा, जैसे हम वैसे रहेंगे। तो उनका अपना सिस्टम है, हमारा अपना सिस्टम है। क्लियर है? तो हम लोग बेयर एक्ट भी पढ़ेंगे, और बेयर एक्ट आप उसके पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ही आप डालोगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, और ये देखिए लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि गो फॉर प्रिंटेड वर्जन। प्रिंट वर्जन आप निकालिएगा, मतलब खरीद लेंगे मार्केट से 200-250 में, इतनी सारी भाषाओं में लिखा हुआ है। इसका इंग्लिश वर्जन लास्ट ऊपर निकल गया क्या? हाँ, दिस वन इज, है ना? तो आप देखोगे इसका ये डिग्लोट एडिशन भी है, हिंदी इंग्लिश। मान लो इसको आप डाउनलोड करते हो तो यू विल फाइंड बोथ द लैंग्वेजेस, हिंदी इंग्लिश में। तो मान लो किसी को दोनों में समझना है कि सर दिक्कत आती है, क्योंकि इसकी हिंदी भी टफ है और इंग्लिश भी टफ है, ठीक है, तो बेटर है दोनों को मिला के आप पढ़ लो, जल्दी समझ में आ जाएगा। और जैसे ये पेज इंग्लिश में है, इसी का हिंदी वर्जन भी आपको दिखाई देगा। दिस इज कॉल्ड डिग्लोट एडिशन, दोनों भाषाओं में, और ऐसा मार्केट में भी मिलता है। ठीक है, तो मार्केट में जिस पब्लिकेशन का मिलता है वो है सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन का, इलाहाबाद से ऐसा डिग्लोट एडिशन आता है। तो आप इसे डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करके, और ओनली इंग्लिश वाला भी आता है। तो आप देखोगे ये कंटेंट है। अब यहां से ये देखो, अब ये आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 16, इसके अंदर क्या लिखा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सारा कुछ एज इट इज याद नहीं रहेगा, और कुछ उसके नीचे एक्सप्लेनेशन होते हैं। कुछ बुक्स अलग अलग मार्केट में आती हैं, जैसे हाँ, आप देख पा रहे हैं लॉ एंड जस्टिस पब्लिकेशन, सबके अलग अलग पब्लिक कंटेंट, सबका एक होगा, कंटेंट कोई बदल नहीं सकता, है ना, क्योंकि जो लिखा है ओरिजिनली वही छापना पड़ेगा। लेकिन कुछ बुक्स क्या करते हैं, कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन डाल देते हैं, जैसे लेक्सिस नेक्सिस, है ना, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप बस ये देख लेना लेटेस्ट अमेंडमेंट के साथ है या नहीं, जैसे ये है ना, बेयर एक्ट विथ सेक्शन नोट्स। तो अलग अलग पर्पस के हिसाब से अलग अलग लेते भी हैं लोग। इसमें इलाहाबाद का है वो, बाकी आप रायपुर में बहुत कुछ मिल रहा है, आप ले सकते हैं कोई भी, है ना, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। बस ये ध्यान रखना कि बहुत पॉकेट साइज मत ले लेना,
PM बख्शी का आता है पॉकेट साइज, बहुत बारीक लेटर होता है, पढ़ नहीं पाओगे वो, है ना, बहुत छोटा फॉन्ट होता है, वो मत लीजिएगा। और A4 साइज वाली जो किताब होगी वैसे कोई ले लेना आप, ठीक है। बेयर एक्ट आप बोलेंगे, पतली सी आएगी, और इंग्लिश हिंदी दोनों लेना है तो वो भी आप पूछ लेना। और लॉ बुक डिपो है यहाँ पर रायपुर में, कहीं पर भी ले सकते हो, जैसे एक शास्त्री चौक है ना अपना पुराना वाला, कचहरी चौक बोलते हैं, वहाँ पर एक बुक डिपो है, वो लॉ की ही किताबें बेचते हैं, या तो वहाँ से ले लो या सदर बाजार में कहीं, या फिर ऑनलाइन जिंदाबाद अमेजन से आप मंगा सकते हो, 200-250 रुपये में किताबें आ जाती। बट एवरीबडी शुड हैव दिस बुक, और मेरे साथ क्लास में लेकर आएंगे। ओरिजिनल क्या लिखा है मैं तो यहाँ से PDF दिखाई दूंगा आपको, बट आप हार्ड कॉपी लेकर आए, सॉफ्ट कॉपी में काम मत चलाना आप, क्लियर है। प्लस NCERT आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, बट पढ़ना जरूरी है, अभी नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ेंगे, गॉट इट। कोई बुक फेमस है तो M लक्ष्मीकांत की बुक फेमस है, वो क्या है, इसी का एक्सप्लेनेशन है, उसमें बेयर एक्ट के सीक्वेंस में चैप्टर नहीं है, उसका अपना सीक्वेंस है। मान लो आपकी सुविधा के लिए मैं उसका ही चैप्टर सीक्वेंस ले लूं तो आपको आसानी होगी पढ़ने में, अक्सर लोग फॉलो भी कर लेते हैं, क्योंकि ओरिजिनली वो क्या है, उसने DD बसु को फॉलो किया, तो सब लोग DD बसु को ही आधार बनाकर पढ़ाते हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कहां से पढ़ेंगे, 1773 से पढ़ना शुरू करेंगे टिल 1947 कि इस बीच अंग्रेजों ने क्या किया। फिर अब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, तो असेंबली कैसे बनेगी, असेंबली बनी तो उन्होंने संविधान कैसे लिखा तो फिर अंदर के प्रोविजन क्या है, ऐसा करते करते हम बढ़ेंगे आगे, है ना। और लेटेस्ट में चल क्या रहा है वो पढ़ेंगे। तो आप देखोगे कि इसके हिसाब से लक्ष्मीकांत नहीं है, लक्ष्मीकांत ने अपने हिसाब से चैप्टर डिजाइन किए। अब M लक्ष्मीकांत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत अच्छे राइटर हैं, उनकी अपनी कोचिंग है हैदराबाद में, तो वो पहले पब्लिक एड के लिए किताब लिखते थे, लेकिन जैसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रीलिम्स में ऑप्शनल बंद हुआ तो उनकी वाली किताब बिकनी बंद हो गई, तो वो इसमें उतर आए। जब इसमें उतरे तो इन्होंने बहुत अच्छा उसको सजा के लिख दिया, तो इतनी बिकी कि अब वो बेस्ट सेलिंग बुक है, UPSC में कोई सबसे ज्यादा बिकती है तो M लक्ष्मीकांत, ठीक है ना। अब उसमें से आप देखोगे कि जब क्वेश्चन पूछा गया है वो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो आप बोलेंगे सर फिर ये क्या, तो प्रोविजन तो सेम है, उसको मैं नहीं बदल सकता, ना लक्ष्मीकांत ना कोई और बदल सकते हैं। प्रोविजन की अंडरस्टैंडिंग कि उसमें क्या बोला गया है, इसको समझने के लिए लक्ष्मीकांत ठीक है। अब जो क्वेश्चंस आएंगे उसको समझने के लिए क्लासरूम चाहिए आपको, ये टीचर का एक्सपीरियंस ऐड होगा उसमें, न्यूज़पेपर का, जुडिशरी का बोला गया, पार्लियामेंट क्या बोल रही है, एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, इन सबको मिला के हम लोग समझेंगे कि इसमें आंसर में क्या लिखना। तो आप सोचो कि सर मैंने लक्ष्मीकांत पूरा पढ़ लिया, बेयर एक्ट पूरा पढ़ लिया, क्या मैं पॉलिटी के आंसर्स लिख सकता हूं, तो मेरा आंसर होगा नो। बट उसके बिना आप आंसर नहीं लिख पाओगे, बेस आपको वही चाहिए, क्योंकि इसी के ऊपर का ही इंटरप्रिटेशन आपको एज एन आंसर लिखना है। आंसर क्या है, इनके प्रोविजंस को अलग अलग मिला के आंसर में लिखना होता है, लेकिन हर बार इनके प्रोविजन पर ही आंसर होगा ऐसा नहीं है, आपके जनरल अंडरस्टैंडिंग पर भी आंसर लिखना है आप, ठीक है। तो दोनों चीजें बताऊंगा, आप ब्रेक लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस के बारे में और सिलेबस के बारे में बातचीत करेंगे। गॉट इट, यहां तक ठीक है, ठीक, ओके, मिलते हैं।